जी, आज हम बात करेंगे। लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था उसमें हमने फैमिली सिस्टम पे बात की थी। एक हमारा होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम और दूसरा हमारा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। उनमें क्या इश्यूज़ हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, दीन हमें उसमें क्या रहनुमाई करता है और कौन सा आइडियल सिस्टम है। तो हम इस पे हमने एम्फसाइज़ किया था कि दीन हमें कोई स्पेसिफिक फैमिली सिस्टम नहीं देता। देयर आर सम प्रिंसिपल्स जिनको हम लोग फॉलो करना है। अगर हम जॉइंट सिस्टम में रहते हैं भी, अगर उनको फॉलो कर सकें तो वो भी हमारे लिए ठीक है, और अगर वो फॉलो करना मुमकिन ना हो जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो फिर हमें एक अलग फैमिली सिस्टम बनाना पड़ेगा। सही। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि चाहे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं या हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में हैं, सेपरेट फैमिली सिस्टम में हैं, दोनों सूरत में मियाँ बीवी का जो रिलेशन है, ठीक है, जो स्पाउस का रिलेशन है, उनमें ज़ाहिर इंसान ने पूरी लाइफ गुजारनी है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ भी आ सकते हैं और आते हैं। तो उसमें सिलेक्शन ऑफ स्पाउस जो है, चाहे वो मर्द है तो उसने अपनी बीवी को तलाश करना है, और बीवी है उसने अपने खामन को तलाश करना है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलेक्शन ऑफ स्पाउस जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? सिलेक्शन ऑफ स्पाउस जो है ना, वो आप समझ लें शादी का जो मकसद है उसकी बुनियाद। अगर आपने दुरुस्त बंदे का इंतखाब नहीं किया तो फिर आपको जो कन्फ्लिक्ट, जो मसाइल आएंगे वो आपको कई अरसे तक आपको पहले उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ स्पाउस इसलिए ज़रूरी है कि आप शादी का एक तो आपको पहले मकसद क्लियर हो, फिर उस मकसद के तहत आप अपना पार्टनर सेलेक्ट करें। उस पार्टनर के जब आपका दोनों उस पार्टनर के मुताबिक आप अपनी लाइफ लाइन जो है वो सेट करेंगे, फिर जो है आप दुरुस्त डायरेक्शन पे अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दो मुख्तलिफ़ घरानों से, दो मुख्तलिफ़ माहौल से जब दो अफराद इकट्ठे होते हैं तो ये श्योर बात है कि वो आपस में उनके हालात और वाक़यात मुख्तलिफ़ हैं, तो वो कभी भी एक जैसे इस तरह नहीं सोच सकेंगे। उनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, उनका क्या कहते हैं गुफ्तगू का अंदाज़ डिफरेंट होगा, किसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होगी, दूसरे की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होगी। तो ये इन चीज़ों को समझने के लिए जब तक आप अपने जो स्पाउस है उसको इस तरह नहीं सोचेंगे कि मैं जो इस तरह सोच रहा हूँ इस तरह मैंने अपना लाइफ पार्टनर भी सोचना है, और उनके दिमाग में ये बात होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मकसद हयात, जो हमने पिछली बात की थी कि हम ये जो पूरी सीरीज़ चला रहे हैं इसका पीछे सबसे बैकग्राउंड जो मकसद है वो आपका मकसद हयात है। ठीक है, और उसमें ख़ानदान सबसे अहम रोल है। और आपने जिस बीवी से, मैंने जो लास्ट नशिस्त में के अंदर भी ये बात की थी कि अगर आपने बीवी को लाना है या बीवी ने शोहर को लाना है तो आपने जो अपना पार्टनर सेलेक्ट करना है वो सिर्फ एज आ पार्टनर नहीं ला रहे, बल्कि आप एक ख़ानदान की तश्कील के लिए एक माँ और बाप की सिलेक्शन कर रहे हैं। इसलिए इसकी सिलेक्शन ऑफ स्पाउस की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर आप इस तरह देखें कि आपने अगर अपने बच्चे को स्कूल दाखिल कराना है तो हम अब उसमें सिलेक्शन करते हैं कि मेरे बच्चे की जो मुस्तकबिल है वो किस स्कूल में बेहतर है। ठीक है, तो इसी तरीके से उस बच्चे की तरबियत जो आगे आपकी औलाद होनी है, नस्ल चलनी है, उनकी तरबियत के लिए आपने अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को सिलेक्ट करना है कि मैं आगे जो मेरी आने वाली नस्ल है उसके लिए, मेरा ये लड़की के लिए जो इसका वालिद होगा मेरी औलाद का, उसके लिए उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। इस तरह जो लड़का है उसके लिए जो अपना माँ है वो अपने बच्चे की ला रहा है, वो उसकी क्वालिटीज़ उसके सामने हो। अगर ये नहीं सिलेक्शन होगी, अगर ये मद्देनज़र नहीं रखेंगे, आप एक हैफाजत एक काम कर लेते हैं तो फिर उसके बहुत सारे मसाइल आपको पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस है, क्या आप समझते हैं कि आज के दौर में जहाँ अभी हम लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे टीनेजर्स भी हैं और जो लोग अभी शादीशुदा हैं, क्या उनके पास इतना स्कोप है, क्या उनके पास इतना मार्जिन है कि वो खुद से अपने स्पाउस को सिलेक्ट कर सकें? बिल्कुल, आप जिस तरफ निशानदेही दे रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे नौजवान नस्ल जो है शादियों के इंतज़ार में बैठे हैं, उनको अच्छे रिश्ते तो हम कह बात की बात होती है, लोगों का कहने का यह है कि रिश्ते ही नहीं मिल रहे, यानी उनकी मैच जो मेकिंग है वो करे। अब अगर हम उसमें ये आपके कहने ये सारी अगर हम चीज़ें लगा दें कि हमने वो बाकिरदार होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, तो माशरे के अंदर अगर वो हमें नापैद नज़र आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये हमारी जो है ना कम इल्मी और वो है कि अगर हम ये समझें कि हमारी तरह का जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उस तरह का कोई बंदा नहीं मिलता।
ठीक है। बिलफर्ज माशरे के अंदर वो हालात पैदा हो गए हैं, और जो जो अब दौर फितन में जाते जाएँ हालात बदल रहे हैं, मज़ीद कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, अच्छे किरदार के लोग हमें कम से कम अवेलेबल हैं। हमारा बेसिकली मकसद ही ये है कि हम चाह रहे हैं कि चंद लोग इस नज़रिए के मुताबिक जो है सिलेक्शन शुरू कर दें, ताकि हम अगली नई नस्ल जो है अच्छे किरदार की पैदा कर सकें। फिर उसमें कैटेगरी ये आती है कि मिसाल तौर पे आपने 100% एक कैटेगरी रखी हुई है कि ये मेरा जो पार्टनर है वो इस कैटेगरी का होना चाहिए, लेकिन वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने कंप्रोमाइज़ करना है, तो वो किन चीज़ों पे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी आप ये नहीं हो सकता कि आपको जिस तरह के आप सोच रहे हैं आपको पार्टनर भी वैसा ही मिले, 100% नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने थोड़ा सा कैटेगरी कम करनी है कि इन चीज़ों पे मैं तरबियत हमारी आपस में कम्युनिकेशन के ज़रिए, आपस में बातचीत के ज़रिए इसको मैं बाद में बिल्डअप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। मिसाल तौर पर किसी का दीन से ताल्लुक़ ही नहीं है, अब जैसे जो है हम कोई बंदा दीन की तरफ आता ही नहीं है, कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, ना उसका बोलने का तरीका है, ना उठने का तरीका है, तो ये चीज़ें आप नहीं तब्दील कर सकते बाद में भी। ये बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन तो किसी चीज़ को नहीं हम कहते, लेकिन बहुत मुश्किल बात है कि अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि कई साल आपको लग जाएंगे उसके उन चीज़ों को बदलने के लिए जो आज से पहले वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजार किया है अपने पार्टनर की। तो अगर आप हैफ़ आँख बंद करके एक बंदे को के साथ आप शादी कर लेते हैं, तो उसके अंदर ये देखे बगैर कि ये उसमें क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। कम से कम 5-6 साल तो आपके कहीं नहीं गए, जिसमें आप ये इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि इनका ये मसला है तो मेरा ये मसला है, ठीक है। आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे, और फिर इसी सिनेरियो में आपकी अगर औलाद हो जाती है तो उसकी तरबियत भी इसी लड़ाई झगड़ों में होगी, तो फिर उसके क्या मामला होंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में तो पेरेंट्स देखते हैं ना अपने हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है, वो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिश्ता करने से पहले जहाँ वो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं क्या उनका घर अपना है, उनके पास मंथली इनकम उनकी कितनी है। भाई वहाँ जहाँ हमारी बेटी जा रही है, ठीक है ना, ख़ास तौर पर जो फीमेल साइड से है, जहाँ हमारी बेटी जा रही है उसे रहने के लिए कौन सा घर मिलेगा, उसके जो माना अखराजात हैं वो किस तरह पूरे होंगे, सही, ठीक है। तो वो अपनी बेटी की सिक्योरिटी देख रहे होते हैं। उसकी बैकग्राउंड यही है कि वो बेटी की सिक्योरिटी इसलिए देख रहे होते हैं कि उन्होंने बेटी की तरबियत ही उस तरह की हुई है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी को अगर थोड़ा सा माल कम हुआ तो इसने फटा कर देना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम घर में जो है कन्फ्लिक्ट आएगा करेगा, तो वो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत का उन्हें पता होता है कि हमने कैसी तरबियत की है। अगर वो जिस तरह सिलेक्शन कर रहे हैं ना कि उसका जो स्पाउस है वो इस तरीके से होना चाहिए, जो हम कैटेगरी बता रहे हैं कि माल हो, उसका ये सारे मामलात हो, तो इसका मतलब है उनके पेरेंट्स की प्रायोरिटी यही थी और यही चीज़ें उन्होंने इंडक्ट करके अपने बच्चों को भेजी। लेकिन एक कंफर्ट लाइफ गुजारना, एक लग्जरी लाइफ गुजारना, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारना जहाँ पर ये मुश्किलात ना हो, मसाइल ना हो, क्या ऐसी लाइफ चूज़ करना ये गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको प्रायोरिटी बना लेना फिर गलत है। यानी आप ये समझें, इसको कहने का आसान अल्फाज में अब मैं ये समझा लूँ कि मैंने अगर बच्चे की शुरू से तरबियत ये की हुई है कि भाई उसका जो वो मांगे मैं उसको दे दूँ, जो ख्वाहिश करे मैं उसको पहुँचा दूँ, चाहे वो तरीका जायज़ है या नाजायज़ है, मैं हर तरीके से उसकी ख्वाहिश को पूरा करूँ, हर उस मामलात को करूँ। अब इस नज़रिए के साथ अगर आपने एक बच्चे को परवान किया है, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए जब नेक्स्ट जो ऑप्शन सोच रहे हैं वो आप इसी तरह सोच रहे हैं कि माल हो, उसके पास ये सारी चीज़ें हों, तो फिर उस सिचुएशन में जब वो वहाँ जाएगी, अब उसने जब अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो वहाँ पे एक इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा, क्योंकि माल ने बच्चों की तरबियत नहीं करनी, ठीक है। माल आपको बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकता है, आप स्कूल में अच्छे स्कूल में करा दें, अच्छे वो सारे मामलात करा दें, क्योंकि आज जो हम इस जगह बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं उसका मतमय नज़र ये है कि इस वक्त माशरे के अंदर ऐसी नस्ल परवान चढ़ रही है जिसका ना किरदार ठीक है, ना उसको बड़ों से बात करने की तमीज़ है, ना छोटों से बात करने की तमीज़ है। ओके फाइन, अगर आपकी इस बात को भी हम ले लें कि भाई वो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस इस बेस के ऊपर हो रही है कि वो जिस घर में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो कितने मालदार हैं, कितना उनका सोशल स्टेटस है। हाँ जी। आपने कहा इसकी रीज़न ये है कि ये सिलेक्शन ऑफ स्पाउस इसलिए हो रही है कि उनकी जो पेरेंटिंग हुई है वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन अभी हम इस स्टेज पे खड़े हैं, पेरेंटिंग तो हो चुकी जो होनी थी। हाँ जी। अभी हम इस स्टेज पे खड़े हैं, एक यंग लड़का है, एक यंग लड़की है, ठीक है,
उन्होंने एक शादी के बंधन में बंधना है, ठीक है ना। नाउ दे आर लुकिंग फॉर देयर मैच, ठीक है ना। तो अब वो ये प्रायोरिटीज उनकी सेट नहीं है उनकी लाइफ के अंदर, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब वो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के वक्त, ठीक है ना, जो कुछ चीज़ें उनकी नेचर में नहीं है, ठीक है, तो अब ये कैसे इसको वो ओवरकम कर सकते हैं जो भी चीज़ें उनकी अब उसमें जैसे आप पर्सनैलिटी में लैक हुई हैं। हाँ, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, अब उसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मिसाल तौर पे एक मिडिल क्लास की फैमिली से एक बच्ची है या है, तो उसको चाहिए कि मिडिल क्लास में ही शादी करे, ठीक है। ये नहीं है कि आप मना है कि वो ऊपर क्लास में उस पे चले जाए। जब वो मिडिल क्लास से आएगी, उसको मिडिल क्लास के हालात और वाक़यात का पता है, वो उसके मुताबिक मैनेज कर लेगी। इवन कि मिडिल क्लास की बच्ची अपर क्लास में भी मैनेज कर सकती है, लेकिन अपर क्लास का बच्चा या बच्ची वो मिडिल क्लास के साथ उसको एडजस्ट कर, और ख़ुसूसन लड़कियों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस बच्ची ने शुरू से एक आसाइशों की सारी ज़िंदगी देखी है, वो आगे जैसे स्टेप डाउन होगी किसी माशी तौर पे सारी चीज़ों पे, तो उस सिचुएशन में वो कन्फ्लिक्ट आएगा, चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब फिर वही बात है कि आप वही बात करें कि गुज़र गया एक टाइम पीरियड गुज़र गया, लेकिन इस टाइम पे भी अगर आप ये बंदा देख ले कि इस बंदे का किरदार ठीक है, अगर और लड़की है वो अपने स्पाउस को देख रही है, लड़के को, तो ये अगर वो ऊंची फैमिली में भी देख रही है तो उसका किरदार देखे कि भाई अगर उसके पास माल और दौलत पैसा है तो वो देखे कि वो औरतों की इज़्ज़त भी करता है, वो ये देखे कि वो औरतों के साथ डीलिंग कैसी है उसकी, अपने घर वालों, अपनी बहनों के साथ, अपने जो हैं उसके जो इर्द गिर्द हैं उसके साथ, अपने कुलीग्स के साथ उसकी डीलिंग कैसी है, ख़वातीन के साथ उसका कैसा रवैया है। माल अगर आपको तकब्बुर की तरफ ले जाता है, आपके अंदर रौनक आ जाती है, तो जिस घर में आप बेशक आप आसाइशें देख के शादी कर रहे हैं, वहाँ की बच्ची जो है वो मेंटली तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जी फुरकान साहब, जितनी जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो पैरामीटर्स बता रहे हैं, ठीक है ना, स्पाउस सिलेक्शन की हैं, अगर ये पैरामीटर्स की हम एक लिस्ट बना लें और हम रिश्ता ढूंढने चलें, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सारे जवान लड़के बूढ़े हो जाएंगे, उनको रिश्ता नहीं मिलेगा सोसाइटी में, तो फिर इसका क्या किया जाए? नहीं, उसका हल यही है कि मैंने आपसे ये बताया कि ये जब आप कोई चीज़ तलाश करते हैं ना, तो आपके जहन में आइडियल एक पोजीशन होती है कि मैं ये तलाश करूँ। कभी भी आपको आइडियल पोजीशन नहीं मिलती, ठीक है। जिस तरह हमें दीन ने भी कहा कि 4 चीज़ें देखें जब आप शादी करते हैं, हम देखी जाती हैं अमूमी तौर पे। जमाल, उसकी खूबसूरती, नंबर 2 आपका माल, उसकी माल देखा जाता है, नंबर 3 उसका नस्ब, किस ख़ानदान से है, कहाँ से है, बैकग्राउंड, और नंबर 4 आपका दीनदारी। अब आपने इन चारों चीज़ों में अपनी एक प्रायोरिटी सेट की भी है कि जी मेरी बच्ची जो है वो अच्छे घर में जाए, मालदार घर में जाए, उसका ख़ानदान भी अच्छा स्टेटस हो, देखने में जो है वो खूबसूरत भी हो, ठीक है, वो दोनों साइड पे यानी कि लड़का या लड़की को खूबसूरत वो चीज़ें हों। अब इन तीनों चीज़ों पे हम डिसीजन कर लेते हैं। इस्लाम कहता है कि आप इन 3 चीज़ों को, चारों चीज़ों को देखें, लेकिन अगर ये 3 चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं हैं, खूबसूरती नहीं है, माल नहीं है, उसका जो है वो ख़ानदान जो है वो बहुत आला नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में सिर्फ दीनदारी देख के आप उसकी शादी कर लें। इसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है ना कि पहला जो फिल्टर हमने लगाना है ना, वो हमने दीन का लगा। अगर तो वो दीनदार नहीं है, ठीक है, तो फिर तो हम उससे अगले स्टेप पे जाएं, ठीक है। अगर वो दीनदार हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं, हाँ जी, ठीक है ना, आपके पास 10-20 ऑप्शंस हैं, वो सब जो है वो उनका दीन से लगाव है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो दीन के मुताबिक है, बिल्कुल ऐसे। उनमें से फिर आप देख सकते हैं कि कौन माल में थोड़ा बेहतर है, कौन हुस्न जमाल में थोड़ा बेहतर है, कौन मनसब में थोड़ा सा बेहतर है। मतलब ये आपकी चीज़ें सेकेंडरी पे आ जाती हैं। जो प्राइमरी है वो जो फर्स्ट फिल्टर आपने लगाना है, हाँ जी, वो आपने दीन को प्रायोरिटी के ऊपर रखा। तो अभी देखिए ना, आपके जो हमारे ख़ानदानी सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग ये जो दीन वाली कैटेगरी है ना, जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंडेटरी कहा कि इसको देखें, ठीक है, हम इसको छोड़ के बाकी तीनों पे अपना जो है सर खपा रहे होते हैं, उसके लिए कोशिश एफर्ट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैच कर रहे होते हैं। दीन में ख्याल है जी कमी है तो कोई बात नहीं, अगर वो आपके साथ नहीं कमी से आती की बात ही नहीं, वो हमारे किसी खाते में यानी हम उसको कैटेगरी में उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। और जब भी डिवोर्स या आपके कॉन्फ्लिक्ट रिश्तों में आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होती है, जब मर्द या औरत दीन को नहीं समझती, उसको पता ही नहीं है कि मैंने इस सिचुएशन के अंदर मेरा अब कन्फ्लिक्ट आ गया है, मैंने कैसे दरगुजर करना है,
मैंने किस चीज़ को छोड़ना है, किसको लेना है, ठीक है, कहाँ पे मुझे अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म देता है कि मैंने ये मैं ज़्यादती कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। जब दोनों को दीनदारी का इल्म ही नहीं तो फिर उसकी आपस में कन्फ्लिक्ट की बेस क्या है? अना है। मैंने ये बात कर दिया तो मैं इस पे अपने डट गई हूँ अपने मौके पे, ठीक है। अगर उसने ये बात किया तो मैं ये बात करता हूँ, वो कर यानी आपकी अना, ये आपकी बराबरी, आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ें आती रही हैं। आप देखिए हमारे यहाँ लोग शादी के लिए महर लिखा देते हैं 50 लाख का, 10 लाख का, इतना महर लिखा देते हैं कि बच्ची की सपोर्ट के लिए, ठीक है, बच्ची की सिक्योरिटी के लिए। ऐसे कैसे सिक्योरिटी हो सकती है कि आप इतना महर लिखा दें कि भाई अगर वो शादी अगर डिवोर्स देगा तो उसको इतने पैसे देने, तो पैसों के लिए कैसे सिक्योरिटी हो सकती है? अगर वो बंदा खुद इस काबिल नहीं है कि वो किसी औरत की इज़्ज़त करता है या उसको दीनदारी है, कोई दीन के ऊपर खुद चलता है ना, अपनी बेगम को चलने देता है, तो फिर उसके साथ कैसे चल सकता है? वो पैसा आपका कैसे होगा? वो मैक्सिमम आप देखें ना अपने माशरे के अंदर जो लोग ये लिखवाते हैं, अगर उनकी डिवोर्स हो तो वो लड़का उसको तलाक ही नहीं देता, वो इतनी परेशान होती है वो खुद खुला ले लेती है ताकि ये मसला हल हो, ठीक है। तो ये उससे सेपरेशन हो, उससे जान छूटे, वो इस अजाब से निकले। तो इससे मैं ये आपको कंसीडर करता हूँ कि अगर ये तीन चीज़ें ना हो और सिर्फ दीन को आप प्रायोरिटी करें तो हो सकता है आप मुस्तकबिल में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती हैं। अब उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल तौर पे एक शख्स है, जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा ने हज़रत अली के साथ शादी की। उस टाइम आपके पास महर देने के भी पैसे नहीं थे, ठीक है। तो आपने आपको कहा अपनी ज़रा बेचो, उससे जो पैसे आए वो महर के अदा करो, ठीक है। और लड़की की तरफ भी माल के हालात यही थे कि वहाँ उनके पास जेज़ देने के कोई पैसे नहीं थे। जो महर के पैसे आए उसी से ज़रूरत की चीज़ें खींची और बच्चों को रिख्सत कर दिया। यानी सिर्फ उनके अंदर जो हमने चीज़ दो देखी, जमाल तो ठीक है, अहले बैत अतहार से दोनों ही खूबसूरत थे, ठीक है, माल का कोई तसव्वुर नहीं था, ख़ानदान वैसे ही वो आला थे, वो दोनों एक ही ख़ानदान से थे, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी आपकी उसमें आ गई, चौथी माल नहीं थी, बाकी तीन उनमें अवेलेबल थी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर दी। तो मैं कहूँ माल की प्रायोरिटी लीस्ट है, सबसे आखिरी प्रायोरिटी है कि आप माल को जो है लास्ट प्रायोरिटी में रखें। अगर आप मौजूदा हालात में देखें तो माल सिर्फ उतना रिक्वायर्ड है जितनी आपकी बेसिक ज़रूरत है, यानी जिसमें आपके बच्चे और बच्ची अपना गुज़र औक़ात और अपने सारे मामलात को कर सकें, आसाइशों की तरफ ना जाएं। वो अगर आप देखेंगे तो फिर आपको माशरे की तरफ मिलना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी जो माल है वो कोई मुस्तकिल चीज़ तो है नहीं, परमानेंट तो है परमानेंट। हो सकता है जब आपने रिश्ता किया उस वक्त वो जो फैमिली थी मालदार थी, ठीक है ना, जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम थी वो लाखों में थी, और 1 साल बाद 2 साल बाद वो बिल्कुल जो है वो डिजास्टर आया, वो जीरो पे आ गए। तो माल तो मुस्तकिल चीज़ है ही, लेकिन किरदार मुस्तकिल चीज़ है। जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है, कुछ आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं कि एटीट्यूड में कोई तब्दीली आती है माहौल की वजह से, लेकिन जो आपकी बुनियादी शख्सियत है, जो बेसिक कैरेक्टर है, वो आपका वो मुस्तकिल रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा इसमें पॉइंट ये है फुरकान भाई कि जब हम दीनदारी सेलेक्ट करते हैं ना, मतलब जब हमारी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर दीन होता है, ठीक है ना, वो ये सारे कन्फ्लिक्ट्स को किस तरह ख़त्म करता है। उसमें जो सबसे खूबसूरत पॉइंट है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। हाँ जी। वो ये है कि देखिए जब मियाँ बीवी का आपस में किसी भी मामले में कन्फ्लिक्ट आता है तो हमेशा कन्फ्लिक्ट वो रिएक्शन में होता है, यानी कि शोर ने कुछ ऐसा कहा, कोई ऐसा काम किया, कोई उसका हक अदा नहीं किया, ठीक है, कुछ अपने फ़राइज़ अदा नहीं किए, जी ऐसे। तो जब बीवी को कोई उसके हकूक़ नहीं मिलते या उसके साथ अच्छा रवैया नहीं होता, ठीक है ना, जो उसकी डिमांड से पूरी नहीं होती, या इस किस्म की किसी किस्म की डेफिशिएंसी होती है शोर के एंड से, जी ऐसे, तो वो उसका रिएक्शन होता है जो कुछ वो कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह हस्बैंड है, ठीक है ना, जो कुछ उसे अपनी बीवी से चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए, ऑनर चाहिए, ठीक है, जो हकूक़ चाहिए, वो अगर नहीं मिलते तो वो उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की बेसिक वजह बनती है। ऐसे ही अब दोनों असल में रिएक्टिव होते हैं, जब रिएक्शन करते हैं आपस में, इसका रिएक्शन ये कर रहा है और इसका रिएक्शन वो कर रही है, तो आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन जब आप दीन को सेंटर पिलर बना लेते हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी तरबियत इस मोड के ऊपर हुई है कि आपने दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, तो शोर हमेशा ये कभी भी नहीं देखेगा
कि मेरी बीवी क्या चाहती है, मेरी बीवी किससे खुश होती है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे क्या तालीमात दी। ऐसे ही है। ठीक है, अगर मैं ये अमल करूँगा, मेरी बीवी को इससे क्या होता है या नहीं होता, वो बात की बात है। अल्लाह और उसके रसूल को वो इस अमल को किस तरीके से देखते हैं, ऐसे ही। क्या वो उसकी इजाज़त है या नहीं है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा, गलत स्टेप उठाऊँगा, तो मैं उस बारगाह में जवाबदेह हूँ। इसी तरह जब बीवी सोचती है, जब सेंटर पिलर आपका दीन बन जाता है, ऐसे ही, ठीक है, तो दूसरा बंदा अगर अपने फ़राइज़ अदा ना भी कर रहा हो, आपके हक पूरे ना भी हो रहे हों, आप रिएक्शन नहीं देते, इसलिए कि आप अपनी फ़राइज़ के ऊपर फोकस हैं, अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस हैं। जो फ़राइज़ अल्लाह और उसके रसूल ने आपको दी हैं, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपके फ़राइज़ हैं। जो आपके फ़राइज़ होंगे वो बीवी के हकूक़ होंगे, जी ऐसे। इसी तरह जो बीवी के फ़राइज़ होंगे वो शोहर के हकूक़ होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब दीन के सबसे अंदर ब्यूटी ये है कि वो हकूक़ मांगने की बजाय आपका फोकस डाइवर्ट कर देता है अपने फ़राइज़ अदा करने। बिल्कुल ऐसे। जब दोनों लोग अपने फ़राइज़ अदा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे का हकूक़ अदा होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो कन्फ्लिक्ट की गुंजाइश जो है ना वो मिनिमम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है जब आप दो स्पाउस जो है ना, जो स्पाउस है आपके मियाँ बीवी, दो अफराद, अगर वो अपने रिलेशन का, बल्कि पूरा लाइफ स्टाइल जो है ना, उनमें सेंटर पिलर जो है ना, हर काम करने से पहले ये सोच लें कि दीन इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये काम करना हमारा दीन अलाउ करता है या नहीं करता। अगर ये सोच डेवलप कर दें, इसी तरह वो ये चीज़ बच्चों में भी डेवलप कर दें, बिल्कुल ऐसे। तो रेस्ट ऑफ द लाइफ, हर केस के अंदर, हर मैटर के अंदर वो एक पुरसुकून लाइफ गुजारेंगे, कन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इसके अंदर। अच्छा देखें, जो नफ्सियात की आपने बात की ना, अब बच्चों की नफ्सियात के हवाले से जो आजकल की जो तहकीक है वो ये बात करती है कि अगर हम बच्चों की तरबियत करें ना, मैं इसको इसी के साथ जोड़ता हूँ कि अगर कोई बच्चा आपके साथ कोई बात, आपकी बात मान नहीं रहा, आप उसको कुछ कह रहे हैं, वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या वो उसको जो है इग्नोर कर रहा है, या वो उसको नहीं कर रहा, तो उसमें हम कहते हैं कि उसके साथ अटैचमेंट बढ़ाएं, उसकी जो बात उसने अच्छी की है उसकी तारीफ़ करें, उसकी अप्रिसिएशन करें, उससे आपकी वो बॉन्डिंग करीब होएगी। फिर ऑटोमेटिकली वो फिर जो भी आप बात कहेंगे वो उसको मानना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सीरत में भी ये बताया कि जो आपके साथ बदसलूकी करता था, आप उसके साथ और हुस्न सलूक करते थे, और हुस्न सलूक करते जाते थे, उसको खुद हया आ जाती थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ों को बदल जाता था। तो ये कौन सिखाता है आपको? दीन सिखाता है। ठीक है, जब आप मिसाल तौर पर आप फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल हकूक़ की जो है वो क्या कहते हैं कोताही हो रही है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हुस्न सलूक जो है वो आपका हुस्न अखलाक जो है वो एक ऐसा दीवार है कि आप किसी बंदे के ऊपर मुसलसल करते रहें तो वो ऑटोमेटिकली आपका गर्विदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो एक ऐसी अट्रैक्शन है नफ्सियात की आपके ऊपर कि बजाय इसके कि हम अपना पॉइंट विन करें कि भाई मैंने जो कह दिया ये इसलिए ठीक है, हम दलाइल देते हैं, वो करते हैं। जब आपने रिलेशनशिप बनानी होती है ना, तो ये अदालत नहीं है। ठीक है, मैं जो आपने बात की ना कि पिलर बनाएं, ठीक है, दीन को पिलर बनाएं, लेकिन उस पिलर का मतलब ये नहीं है कि आप अगले बंदे को बात पहुंचा दें, अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदर नहीं करता तो आप अपनी बात कह दी, आप उसके बाद तो अपने उसको छोड़ दें। यानी अगर आप उसके अपने फ़राइज़ जो है ज़्यादा करते जाएँ, जब वो करते जाएंगे फिर उसको खुद एक्नॉलेज हो जाएगा कि नहीं मैं ज़्यादती कर रहा था, वो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। इस तरह ये कन्फ्लिक्ट आपके रिजॉल्व होते हैं। लेकिन ये कब हुआ कि अगर उसको ये दीन की समझ थी। इसलिए कहा है कि अगर दीन प्रायोरिटी हो तो आपका कोई मसला ही नहीं रहता फैमिली लाइफ के अंदर। आप हर चीज़ को, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी कामिल सीरत है कि आप छोटे छोटे मसाइल भी जो हैं घरेलू, उसको भी आप डील करते, आप हमें सीरत से मिल जाते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर अब देखें जो वाक़या कुरान पाक में भी है कि जब अज़वाज मुतहरात ने अपना ख़र्चा है वो बढ़ाने की बात की, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने रीज़न रखा कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक तो मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी आपको इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो फिर अब कुरान की जब आयत उतरी, अब आयत उतरने के बाद अल्लाह ने तो हुक्म उतारा कि भी जी आप इनसे पूछ लें, या तो वो अल्लाह और उसके रसूल को चूज़ कर लें, या फिर मालो दौलत लेके रुखसत हो जाएं जितना उनको चाहिए। तो अब ये ऑप्शन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अज़वाज मुतहरात के सामने रखी, अब उसके बाद रखने के बाद अब देखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर उनसे कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, बल्कि 30 दिन के लिए आप
अपने पूरे महीने के लिए उनसे सेपरेट हो गए, ताकि वो सोचें अपने काम को, अपनी चीज़ों को कि हमने क्या कह दिया, रिव्यू करें। तो हम गैप दें। अब ये मैं आपको एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हमने गैप से उन्होंने ये सिखाया, फिर जब ऑप्शन आई, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उनसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया कि मुझे ये अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब आयशा आप जल्दी ना करें, आप अपने वालिद से मशवरा कर लें इस मामले में कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब अट्रैक्शन, आपकी हुस्न सलूक से ताल्लुक इतना मजबूत था, उन्होंने कहा ये मैं मशवरा करूं घर से जाकर, आपके अलावा तो मेरी कोई ऑप्शन ही नहीं है, माल और दौलत क्या चीज़ है। वो औरतें सबसे बड़ी यानी कि किरदार में और उस चीज़ों में बड़ी हैं, हमारे तो कोई भी उनके बराबर नहीं है, इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उनका जो कॉन्फ्लिक्ट लेवल जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इसके पीछे मेहनत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक है, इतनी लिवरेज है कि वो ये बात कर सकते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उन्होंने अपनी बीवियों को इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ कि वो हर बात कह देती थी। तो ये मोहब्बत, ये अट्रैक्शन, ये अब आपस में पार्टनर का होगा कि वो एक दूसरे के साथ जो मर्जी आपस में बात कर सकें, उनको कोई झिझक ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसलिए कहा गया है कि दीन को प्रायोरिटी रखें, आपके सब मसले हल हो जाएंगे। अब वो दीन की प्रायोरिटी थी उनकी, तो उन्होंने एक लम्हे नहीं सोचा, उन्होंने कहा मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकती। अच्छा, अगर हम इस पे आते हैं, चलें इस चीज़ के ऊपर, हम दीन हमें इसमें रहनुमाई करता है कि सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के अंदर वो दीन है। जी जी, उसके ऊपर हमने बात की कि उसके कितने फ़वाइद हैं। जी, आपकी लाइफ पर सुकून रहेगी, आप में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिस्प्यूट्स बहुत कम हो जाएंगे, जहाँ भी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी दीन आपको मुकम्मल रहनुमाई देगा, दीन वो कंप्लीट जो है कोड ऑफ लाइफ है हमारे लिए। अब जब हमने सिलेक्शन करनी है किसी दीनदार शख्स की, ठीक है ना, तो इस सोसाइटी में उसको कैसे परखा जाए, उसको कैसे देखा जाए कि इसके अंदर दीन कितना है, उसकी प्रायोरिटी में दीन है या नहीं है। अगर हम कहें ये वो 5 वक्त का नमाजी है, मेरा ख्याल है ये तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो उसका जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर दीन की क्या प्रायोरिटी है, ये उसकी 5 वक्त की नमाज़ें डिफ़ाइन नहीं करती। अभी मैं इसको मज़ीद एलिब्रेट कर देता हूँ। देखें, अगर एक बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, हमारे बहुत सारा दीनी तबका में इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ जो मजहबी जिन्होंने एक गेटअप होता है, सारी चीज़ें होते हैं, आप उनकी जो बीवियाँ हैं उनके साथ किसी ऐसे माहौल में कि वो खुल के बोल सकें, आप उनसे डिस्कशन करें कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़े रखता है, तहज्जुद पढ़ता है, और जब आप उनकी बीवियों से पूछें घर आके वो जो तबाही, तूफ़ान, गुस्सा, वो रोब झाड़ना, ये सारी चीज़ें करना, ये अमूमी है आपका मजहबी तबके के अंदर, जो अपने आप को मजहबी शो करता है और चीज़ें करता है। नहीं, वो पीर सब जलाली होते हैं ना, थोड़े से जलाल तो वो सारा जलाल आपका बेगम के ऊपर है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरी बनाई है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसकी बीवी गवाही दे के ये बेहतरीन। हाँ, ये बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल है। हाँ, ठीक है। अगर आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है ना, तो आप माशरे के अंदर बेशक अपने 10 अलकाबात लगा के फिरें, आप अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन इंसान नहीं है। हुजूर का फरमान है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर, घर वालों के लिए, मैं तुम सबसे अपने घर से ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। बिल्कुल। अब घर में, क्योंकि अब बीवी और बच्चे ये 2 ऐसे रिलेशंस हैं जो यानी कि खलवत और जलवत जिन्होंने दोनों देखे हुए हैं। ऐसे ही बाकी जो बाहर के लोग हैं उन्होंने सिर्फ जाहिर देखा है ना कि बाहर आप कैसे हैं, आपकी गुफ्तगू कैसी है, आपका रवैया कैसा है, आपका लिबास कैसा है, आपका जाओ जलाल और मनसब कैसा है, लेकिन आप अंदर से क्या है वो पता चलता है जब आप खलवत में होते हैं, जब घर के अंदर होते हैं जहाँ कोई आपको नहीं देख रहा होता। ऐसे ही एक्चुअली वो बीवी बच्चे वो एंगल भी देख रहे होते हैं शख्सियत का। ऐसे ही इसलिए उनके सामने कंप्लीट पिक्चर होती है। इसलिए हुजूर ने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रखा है पैरामीटर किसी शख्स के बारे में, तो वो इसलिए रखा है कि उसके बीवी बच्चे उसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये हमारा असल में ना प्रॉब्लम ये है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये एक अलग डिबेट है कि सिर्फ मजहबी तबका ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि मैं आपको कहता ना नमाज के लिए आप कह रहे हैं ये दीनदारी है, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि फ़कत दीनदारी नमाज पढ़ने, नमाज बुनियादी रुकन है इस्लाम का, लेकिन वो मुकम्मल दीन नहीं है। ठीक है, दीन का सतून ज़रूर है लेकिन मुकम्मल दीन नहीं है। सतून तब तक होता है जब इमारत खड़ी रहे। ठीक है, अगर बाकी इमारत गिर जाए तो सतून उसका क्या कर लेंगे आप।
ठीक है। तो नमाज जो है आपको बुराई और बुरी बातों से रोकती है, ठीक है, लेकिन उस बुरी, आपको पता भी हो ना कि ये बुरी बात है, तब आप उसको रोकेगा ना कोई बंदा, तो उसके लिए इल्म ज़रूरी है, इल्म के लिए दीन की समझ होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो सारी इबादात हैं, ये एक्चुअली जो मखलूक है उससे, उसका खुदा से ताल्लुक़ है ना, वो रिलेशन है, ऐसे ही इबादात। हाँ जी। और मामलात जो है वो मखलूक के साथ रिलेशन, मखलूक तो मखलूक है। अब मखलूक से मखलूक टू मखलूक, क्रिएशन टू क्रिएशन जो आपस में आपका रिलेशन है, दैट इज़ समथिंग एल्स। हाँ जी, ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज़ आपको अलग चाहिए, उसमें आप कैसे हैं, उसमें आपका मिजाज, तबीयत, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या है, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, ठीक है ना। अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। अब इबादत के अंदर इसलिए होता है ना कि इबादत में कोई शख्स इसलिए आसान है, जिस तरह यानी कि हुज़ूर शैख़ुल इस्लाम ने फरमाया कि शरीयत पे अमल करना आसान है, तबीयत को बदलना, लेकिन तबीयत को बदलना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि नमाज पढ़ने में, हज करने में, ज़कात करने में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, आगे से कोई आपको पूछ नहीं रहा, ठीक है, आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बात कहें, कोई आपकी बात का इनकार करे। ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, जो कुछ कर रहे हैं वो वन वे कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है, वहाँ और लोगों की आरा भी हैं, उनका माइंड सेट मुख्तलिफ है, वो आपसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपके मिजाज से हमांग भी हो सकते हैं, आपके मिजाज के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। वहाँ आप में कितना सब्र है, कितनी बर्दाश्त है, कितने आप हम्बल हैं, ठीक है ना, वहाँ पता चलता है कि आपकी तबीयत किस सतह की है। तो इसलिए अब हमने ये तबीयत जाननी है। अब एक एक्सट्रीम तो हमने ये बात की, दूसरी एक्सट्रीम भी बात कर लेते हैं। एक बाज़ हमारा तबका ये है जो आपका एलीट क्लास हो गया है, मॉडरेट होगी, वो इखलाक की बात करेंगे, रवैये आराम से बात करेंगे, चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो मज़हब से बिल्कुल दूर हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना मामलात करते हैं, तो वो उन चीज़ों से दूर हैं। तो ये एक्सट्रीम भी गलत है, ये भी दीनदारी नहीं है। मिसाल तौर पे आप एक बंदे से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आप उसने मिसाल तौर पे आपने नफ्सियात पढ़ी हुई है, सोशल साइंसेस पढ़ी हुई हैं, आप उसके तहत आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो गई है, आप बात करने का अंदाज़ अच्छा हो गया, लोगों के साथ डीलिंग अच्छी हो गई है, ठीक है, लेकिन एक तरफ आपने सारा कुछ उठा के बाहर कर दिया है, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना वो आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं दीन की उसको पूरे हो गए। तो दीन के अगर आपने इसको भी साइड पे कर दिया तो उससे भी आपके इख्तलाफात पैदा होंगे। असल में दीन के ऑर्बिट में आता नहीं ना। जब हम दीन की प्रायोरिटी की बात करते हैं ना, तो हमने बात ये की थी कि हमने उसको सेंटर पिलर इस तरह रखना है कि अपना पूरा लाइफस्टाइल उसके मुताबिक गुजारना, जो वो कहें हमने उसको वो बना लेना है कि भाई जो दीन कह रहा है हमने उसको फॉलो करना, यानी मेरी और आपकी बात कोई नहीं है। यानी मियाँ बीवी की आपस में जो भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और उलुल अमर की अताअत करो। घर में उलुल अमर आपका मर्द होता है, अल्लाह ताला ने उसको हाकिम बनाया और वो चीज़ें कर रहा है। अताअत तब तक है जब तुम में आपस में तनाज़ा हो जाए तो फिर वापस लौटा दो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। ये असूल दुनिया की हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, चाहे ऑफिस है, चाहे हुकूमत है, चाहे घर है, चाहे जहाँ पे भी आपका सरबराही है वहाँ पे आपका सरबराह के, क्योंकि सरबराह इंसान है, वो गलती कर सकता है, गलत कर सकता है, उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह जो बीवी है वो उसके साथ कन्फ्लिक्ट कर सकती है। इसका ये मतलब नहीं है हाकिम होने का कि बस अब जो वो कह दे बस वो फर्ज ऐन है, उसको मानना ही मानना है। नहीं, ठीक है, वो तो असल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी है कि भाई ऐसे ही चलानी है, उसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि भाई ये चलाएं, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे उसके पास है तो उसने चीज़ों को मूव करना है अपने मुताबिक, वो सारे मामलात करेगा। तो फिर बीवी से मुशावरत हो, कहीं इख्तलाफ होगा, फिर जब इख्तलाफ होगा तो उसको वापस लौटा दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। ये वो बुनियादी असूल, दीन का मतलब ये है कि ये वो बुनियादी असूल है कि दुनिया का कोई भी काम आप कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी आपस में तनाज़ा हो गया, उस तनाज़े को लौटा दो अल्लाह और उसके, यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की क्या रहनुमाई है। ये तब होगी जब दीन आपकी प्रायोरिटी होगी। नहीं, ये तो वो मैटर्स हो गए ना जिस पे दीन कुछ और कह रहा है और दूसरा शख्स कुछ और कह रहा है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है प्रायोरिटी आपकी दीन है, हाँ, ठीक है। लेकिन कुछ मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, मिसाल के तौर पर कि ये घर है, इसमें मिसाल छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैं कि इस घर में हमने ग्रॉसरी के ऊपर जो है ना वो हमने 50,000 रुपये खर्च करना है, और बीवी कहती है नहीं जी मैंने 80,000 रुपये इसके ऊपर रखें। अब इसमें चाहे वो 80,000 रखें या 50,000 रुपये रखें, मैंने एक रफ एग्जांपल दी है
ये छोटे छोटे हमारे मैटर्स होते हैं घरों में। अब इसमें डिसीजन करना है, ऑब्वियसली दोनों का ओपिनियन डिफरेंट है, तो वो डिसीजन मेकर जो है ना वो ऑब्वियसली वो अल्टीमेट डिसीजन जो होगा वो हस्बैंड का होगा, क्योंकि यही तो है कि जो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दी गई है। अब यहाँ पर हम बैठ के ये नहीं करेंगे कि हम देखें कि हमें दीन इसमें इसके बारे में क्या रहनुमाई कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जायज़ अमूर में आती हैं, इसमें कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट दीन के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं है इन चीज़ों के अंदर। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया है तो इसकी वजह यही है कि जहाँ भी दो बंदे होंगे, फरमाया कि जब भी दो लोग हों तो उन दो में आपस में उनमें से एक को अमीर बना, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि सारे एक बात पे मुत्तफिक, सारे एक बात में मुत्तफिक हो। ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, ओपिनियन डिफरेंट होगा और ये होता है, और ये खूबसूरती है इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। और बाकी उससे राय लेना, ठीक है ना, ख़वातीन के साथ बीवियों से राय लेना, मुशावरत लेना, ये सुन्नत तरीका है, सुन्नत तरीका है। लेकिन जहाँ लगे और मुशावरत लेके और अपनी राय को छोड़कर बीवी की राय अडॉप्ट कर लेना, अगर उसमें कोई मजाका नहीं है, ये भी सुन्नत है। हाँ, ये भी है, ठीक है, कि आप उसको ऑनर दें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी राय को जो है ना वो आप एक्सेप्ट कर लें। और इस मुशावरत ये भी एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए कि जो मियाँ बीवी आपस में हर काम मुशावरत से करते हैं, तो इस बात पे भी फटा हो जाता है कि बाज़ दफ़ा अगर मियाँ कोई उसकी मुशावरत के बगैर किसी जगह बैठा हुआ है, कोई डिसीजन करना है, उसने वो कर दिया, अब उससे मशवरे का टाइम नहीं है या कोई मौका नहीं है, वो उसने डिसीजन कर दिया। इस तरह खातून बैठी हुई है, अपनी कोई फैमिली में कोई मैटर है तो उसने कोई फैसला कर लिया कि मैंने ये करना है, तो फिर एक दूसरे का वो भी एहतराम करें कि भाई ये मसला नहीं है कि भाई तुमने मुशावरत दी की या मैं तो नहीं मानता। इट इज़ मैटर ऑफ ट्रस्ट ना, अगर आप दोनों पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, हाँ जी, तो फिर किसी एक ने भी डिसीजन कर दिया तो दूसरे उसका पास रखना है कि ये एक फैसला हो गया है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फैसला हो गया, अब हमने इसको उसके ऊपर कायम रहना है। इसको दीन में कहते हैं अमान देना, यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कोई एक अदना शख्स भी किसी शख्स को अपनी अमान दे दे तो पूरी उम्मत जो है उसकी अमानत का ख्याल रखेगी। यानी कि उसने किसी बंदे को अमानत दे दी है, अब कोई बंदा उसको वो नहीं करेगा, बेशक वो जो भी है। ठीक है, चले हम इस पे आ रहे थे, अभी मेरे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है। हाँ जी, कि अभी हम दोनों जा रहे हैं और हमारा बेटा है और उसका रिश्ता ढूंढा हमने, ठीक है, एक रिश्ता है, किसी गाँव में जा रहे हैं। हाँ जी, तो हमने चेक करना है कि आया कि वो घराना, वो ख़ास तौर पर वो लड़की, ठीक है ना, क्या दीन उनकी प्रायोरिटीज़ में है या नहीं है, तो हम कैसे जज करेंगे? उसके लिए बड़ी इस आंसर को हमने ऐसे रखना है कि दोनों साइड से, चाहे हम लड़की वाले हैं, हाँ जी, चाहे हम लड़के वाले, जैसे ही हमने कैसे जज करना है? देखें, इसमें बड़ी खूबसूरत एक कौल है हज़रत उमर फ़ारूक का, सुनन कुबरा में भी है, मुसन्नद अबी शैबा में भी है, कि एक शख्स ने किसी शख्स के बारे में गवाही दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे पूछा कि भाई तुम इसको जानते हो? ने कहा मैं जानता हूँ इसको। अच्छा, उन्होंने कहा तुमने कभी इसके साथ सफ़र किया है? ने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कभी कोई उसके लेन देन का मामला हुआ है इसके साथ? उन्होंने कहा नहीं। तीसरी उन्होंने बात की, अच्छा ये सफ़र भी नहीं किया, लेन देन भी नहीं किया, या ये तुम्हारा पड़ोसी है? उन्होंने कहा नहीं। यानी ये उन्होंने कैटेगरी बताई, उनका तुम इसको नहीं जानते। यानी उन्होंने इसको नल इन्वाइट कर दिया कि जो एक बंदे को जानने का मतलब ये है कि आप उसके साथ सफ़र करें। आप देखें वो मुश्किल हालात में, परेशानी में, जब माल थोड़ा हो, सफ़र में आपके पास चीज़ें लिमिटेड तंगी होती है, तो आप वो इज्तिमाइयत के चल रहे हैं, उसका रवैया क्या था, वो लोगों के साथ उठता बैठता है, वो अपने आप को प्रायोरिटी देता है या लोगों का ख्याल रखता है, इससे आपको पता लगेगा उसके अंदर कितनी रहमदिली है, लोगों के कितना तवाज़ो है, कितना उसके अंदर इंकिसारी है। ये सारी चीज़ें आपको सफ़र के दौरान पता लगती है। अगर लेन देन आप करते हैं तो वो कितना आपका ख्याल रखता है कि यार मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, ईमानत में ख़यानत नहीं करनी, ये चीज़ें नहीं करनी, और हलाल का ख्याल रखना है, हराम का ख्याल रखना है। इससे उसके किरदार का पता लगेगा आपको चीज़ों का। फिर पड़ोसी जो है वो आपके घर के साथ मिला हुआ है, वो उसका कितना ख्याल रखता है, अगर कोई उसको तंग तो नहीं करता, उसको कोई ज़रूरत हो, उसको परेशानी में उसके साथ होता है, खुशी में गमी में उसके साथ होता है। पड़ोसी गुज़रते हुए उसको देखता है, ये नमाज़ पढ़ने जाता है, रास्ते में लोगों के लिए कोई मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी को हल करता है, तो ये पड़ोसी उसकी ये गवाही देता है। इस पूरे मैकेनिज़्म से एक बंदे को आप पहचाना जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने अपने बच्चे की शादी करनी है या बच्ची की शादी करनी है, तो आपने 3 लोगों से उसके बारे में, उनके घराने के बारे में पूछना है, या उस बच्चे के बारे में पूछना है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके साथ, जिनके साथ वो घूमता फिरता है, सफ़र करता है, चीज़ें आगे पीछे जाता है। जो नंबर 2 उसके जो पड़ोसी हैं, जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं पड़ोसी, उनके साथ आपने पूछना है कि भाई
इसकी कैसे एक्टिविटीज़ क्या हैं। नंबर 3 उसका लेन देन है, जो जहाँ पे वो काम करता है, कारोबार करता है, उन कोलीग्स के साथ इसकी क्या कैसे डीलिंग है, कैसे मामलात हैं कि भाई ये ऑफिस के अंदर जहाँ पे भी जिस जॉब करता है वहाँ पे मशहूर है कि यार ये बंदा जो है हेरा फेरी तो नहीं करता, गालिम गलूच तो नहीं करता, यानी कि वो यानी जब कोई मसाइल आ जाए, कन्फ्लिक्ट आ जाए, वहाँ पे इसका क्या रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इन तीनों लोगों से जब आप सिलेक्ट करेंगे फिर आप उस शख्स को जान जाएंगे। ठीक है। तो आपने अगर बेटी या बेटी की शादी करनी है तो इन 3 लोगों से आप मुलाकात करें, मिलें, उनके साथ सेटिंग करें, गपशप करें, फिर आप उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे किसी ना किसी हद तक कि आप उसको एक एनालिसिस कर सकेंगे ये लड़का जो है इसके दीन के अंदर प्रायोरिटी है या नहीं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, ये 3 सोर्सेज से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है ना। उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से ले ली आपने, जो उसके अड़ोस पड़ोस हैं वहाँ से कुछ मालूमात ले ली, फिर जहाँ पर वो जॉब या बिज़नेस करते हैं वहाँ से आपने कुछ ले ली। तीसरी चीज़ है फिर आपने जब उनसे मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, जो आपकी कन्वर्सेशन है आपने वहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है। जी ऐसे, ठीक है ना। अब उस ऑब्ज़र्वेशन में 2-3 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो उनके घर का माहौल क्या है, ठीक है, वो कितना साफ़ सुथरा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर घर साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो एक जो दीनदार घराना होता है उसमें जो सफाई होती है और वो जो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है ना, वो जिस तरह सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, ठीक है ना। वो निस्फ़ ईमान तो आपको घर देख के पता चल जाएगा। सही है। और दूसरा फिर बोलने का अंदाज़, बच्चों के साथ डीलिंग, ख़ास तौर पर जो घर वाले हैं वो बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं जब बच्चे कमरे में आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ रवैया कैसा है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो तो हया में भी कुछ ना कुछ कोई हया कर लेते हैं, शर्म कर लेते हैं। अगर वो चाहते हुए भी किसी को सख्ती करना चाहें तो किसी बड़े आदमी को अपने हम उम्र के ऊपर हो सकता है वो सख्ती ना कर सके, लेकिन बच्चों के ऊपर जो कंट्रोल होता है तो वहाँ उसका मिजाज का पता चलता है कि बच्चों के साथ रवैया कैसा होता है। ऐसे ही, ठीक है। और सम टाइम होता ही है हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम रिश्ता करने का टाइम होता है ना, वक्त होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं। ऐसे ही, ठीक है ना। जब एक रिश्ता देखने आ रहे हैं तो घर बड़ा साफ़ सुथरा चमका के रखा हुआ है, ठीक है ना, बड़े सलीके से बैठे हुए हैं, खाना बड़े सलीके से सर्व हो रहा है, हर चीज़ ठीक है ना, प्लान्ड होती है। जब आपको देखे ना ओवर परफेक्शन है तो समझ जाए कि आर्टिफिशियल है। हाँ जी, ठीक है ना, ओवर परफेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। ही। और दूसरी चीज़ ये होती है जब आप एक दफ़ा सिटिंग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर गुफ्तगू के अंदर भी आप ये चीज़ें देखें, आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करें। अब ऑब्वियसली आप इंटरव्यू तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट जाके सवाल तो नहीं कर सकते। आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन जब स्टार्ट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी डिस्कशन के अंदर दिलचस्पी क्या है, इसका दीन कहाँ पर है, ठीक है ना, दीन को सेंटर पिलर रख रहा है कि नहीं रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का है तो वो उसकी क्या जॉब है, फ्यूचर विजन क्या है, वो क्या करना चाहता है फ्यूचर में, वो कहे मैं फ्यूचर में बिजनेस बनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, पर क्यों करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़, तो इस किस्म के कुछ सवाल जब आप उससे पूछेंगे तो बच्चे का विजन क्या है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, ठीक है ना, उसमें दीन की भी फिट आता है नहीं आता है, वो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें वो आर्टिफिशियल भी हुई, लेकिन आर्टिफिशियल देखें वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। जब आप 2 से 3 मुलाकातें करेंगे तो अगर आप सेम क्वेश्चन थ्रो कर दें वहाँ पर दूसरी तीसरी मुलाकात में एक बैग में तो आपको आंसर चेंज मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त के लिए कुछ आंसर तैयार हुए थे, ठीक है ना। अभी जब सेम क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर बदल गया, अप्रोच बदल गई, चीज़ें बदल गई हैं। फिर घर का माहौल है, फिर जब आप थोड़ा सा फ्रैंक होते हैं उनके साथ, एक ठीक है ना, फ्रैंक होते हैं आप उनके साथ, मतलब बिल्कुल फॉर्मल वे में ना आए, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा फ्रैंकनेस लेवल के ऊपर आए, उन्हें कहें जी ये जी मिसाल के ऊपर ये घर की सफाई, ये मामला बच्चे हैं जी करते हैं जी, ठीक है। बच्चे अच्छी सोबतों में भी होते हैं, बुरी सोबतों में होती हैं, जवानी की उम्र है, हो जाता है, कभी ये है वो है। इस तरह की जब चीज़ें उनको थ्रो करेंगे तो वो ओपन होंगे, वो फ्रैंक होंगे, तो फिर उनकी तरफ से रिस्पांस आएगा जब उन्हें लगेगा कि वी आर कंफर्टेबल टू स्पीक, ठीक है ना, वी आर कंफर्टेबल टू शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो फिर थोड़े से ओपन होते हैं। जब इस तरह की 2-3 मुलाकातें आप करते हैं और ये 3-4 सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉब्लम ये होती है, ये आर्टिफिशियल सारे मामलात में बाज़ बच्चे जो जहाँ शादी हो रही होती है तो उनके वालिदैन जो हैं हर चीज़ का जवाब वो खुद दे रहे होते हैं, बच्चे को बोलने ही नहीं देते ताकि वो खुल ना जाए या कोई ऐसी बात ना कर दे कि जिससे वो उसका वो
जो करैक्टर है वो चीज़ें उस पर ज़ाहिर हो जाएँ। तो अब उस सिचुएशन में बंदा उस आप मिसाल तौर पे आप जो बात कर रहे हैं बच्चे के मुतालिक उसी से बात कर रहे हैं, जवाब वहीं से आ रहा है, ठीक है, और बच्चा खुद भी नहीं खुद बोल भी नहीं रहा। और इस तरीके से अब इस सिचुएशन में बंदे को कैसे जज करेंगे कि भाई ये वाकई है कि नहीं, क्योंकि अब शादी तो लड़के से होनी है। देखिए एक चीज़ तो अंडरस्टूड, यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है। अगर बच्चा नहीं बोल रहा, हर सवाल का जवाब जो डायरेक्ट बच्चे से भी किया जा रहा है, या वो आंसर नहीं कर रहा है या वो मुख्तसर आंसर करता है और उस आंसर को कंप्लीट उसके वालिदैन कर रहे हैं, हाँ जी, उसको डिटेल में जा रहे हैं, ऐसा सिनेरियो भी होता है। इससे एक मैसेज तो ये जा रहा है कि बच्चा जो है वो लड़का ही इज़ नॉट इनफ मैच्योर, ही इज़ नॉट मैच्योर इनफ कि वो एक फैमिली का हेड बन सकता है। वो भी इस पोजीशन में नहीं है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विजन नहीं है, उन्हें उससे चीज़ों को पता नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को उसके हवाले कर रहे हैं, ठीक है, जो एक हेड ऑफ द फैमिली है और उसके अंदर ये मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली लाइफ कैसे होने वाली है। यानी वो अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, तो फिर वो कभी भी अपनी जो अगर लड़का है तो वो अपनी मिसेस के लिए, उसके राइट्स के लिए कभी भी नहीं एफर्ट करेगा, या कोई ऐसे बात करेगा उसके साथ ज्यादती हो रही है, होती रहे, उसको कोई बोल रहा है, कोई उसके तजलील कर रहा है, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर रहा है, तो कभी भी किसी मामले में कोई स्टैंड, अगर वो मिसेस को छोड़ भी दें, हाँ, वो खुद अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, हाँ, तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, हाँ, कभी देखें ना, अगर वो खुद इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हो रहा है, हाँ, उसकी मर्जी, उसका अपना कोई विजन, अपनी कोई थॉट नहीं है जी, अपना कॉन्फिडेंट नहीं है, हाँ, तो वो जिन दोस्तों में बैठेगा वहाँ जो बात होगी वो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये उसको फॉलो करना शुरू कर देगी। कोई रिश्तेदारों में बैठेगा, वहाँ कोई बात मिलेगी, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। कहीं और से कोई और बात मिली, उसको फॉलो कर, तो उसकी अपनी लाइफ हैज़र्ड है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई विजन नहीं, कोई सिम्फ नहीं, डायरेक्शन नहीं। जब ये डायरेक्शन लेस बंदा, ठीक है, और पर्पस लेस आदमी जब होगा, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी उसमें फ्रस्ट्रेशन है। अब वो फ्रस्ट्रेशन उसकी बेगम पे भी उतरनी है, वो उसकी बच्चों पे भी उतरनी है। वो तो अगला स्टेप है ना, कि अगर बेगम के राइट्स हैं, उसने कहीं से दिलवाने हैं या उसके लिए कोई स्टैंड है ना, वो तो सेकंड स्टेप है। अभी तो वो खुद इस पोजीशन में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैच्योरिटी उसके अंदर कितनी है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि इसमें एक गुड एग्जांपल ये होती है, मैंने इसको वैसे एक तो केसेस के अंदर एक्सरसाइज किया है, मतलब कुछ ऐसी जगहों पर मैं गया हूँ, ठीक है ना, जहाँ हमने रिश्ता करने से पहले कुछ डिसाइड करना था, यानी कि फीमेल साइड से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हमने उस लड़के को अलग मुलाकात की, इंडिविजुअल। समटाइम ऐसा होता है, घर का माहौल ऐसा होता है कि लड़का जो होता है वो फुली डिपेंडेंट होता है, वो ओपन नहीं होता पेरेंट्स के सामने, यानी वो वालिदैन बाज़ ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वो किसी को बोलने ही नहीं देते, वो बोलते ही रहते हैं, या वो रिस्पेक्ट में आके इन चीज़ों में कर होता है। तो आप इस तरह करें, उससे एक सेपरेट मुलाकात, एक तो मुलाकात आपने ज्वाइन कर ली, आप एक दफ़ा उसके ऑफिस में जाके बाहर किसी पार्क में ओपन जाके आपसे मिलना है, मुलाकात करनी है, उससे आप 1 to 1 मुलाकात करें। उस 1 to 1 मुलाकात के अंदर जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो वो ओपन होगा, ठीक है, वो चीज़ें जो, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि उसकी सोच क्या है, उसकी थॉट्स क्या चीज़ें हैं। तो ये भी एक उसके अंदर प्रोसेस होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने जितनी डिस्कशन की है, हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है पड़ोसियों से, इन्फॉर्मेशन लेनी है हमने उसके फ्रेंड सर्कल से, इन्फॉर्मेशन लेनी है हमने उसके कोलीग से, हाँ जी। अब ये तीनों चीज़ें सोर्स लड़कों की तो मिल जाती हैं, तो फीमेल की जो हमने जब लेनी है, एक खातून की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वहाँ तो एक्सेस, पहली बात है, हो सकता है वो जॉब भी ना करती हो, ठीक है, जहाँ से हम वो इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अड़ोस पड़ोस से फिर मुनासिब भी सम टाइम नहीं लगता किसी फीमेल के बारे में राय लेना। कहीं भी सिचुएशन होती है, आप ले सकते हैं, घरानों में आगे पीछे जाना भी नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होती, लोगों को एक्सेस नहीं होता, पता ही नहीं होता घर में कौन रह रहा है, वो फिर कैसे जज करेंगे, ठीक है। अब उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं सूरह निसा की आयत नंबर 6 में ना, वो बेसिकली यतीम के हवाले से था कि यतीम की कफ़ालत और उनका माल की हिफाजत के हवाले से, उस पर इमाम कुर्तुबी ने मज़ीद उसकी तफसीर भी बयान की है कि अपना जो माल है वो उनको तब हवाले करो जब वो शऊरी तौर पे मैच्योर हो जाए। उस पर उनकी तफसील में उन्होंने लिखा कि लड़का है तो आप उसको पैसे दें थोड़े, वो कारोबार करे, जो भी कुछ करना है, अगर तो वो उसको स्टेबल कर लेता है तो फिर आप उसके जो अमानत है उसको रिटर्न करें, वो इतना शऊरी तौर पे हो गया। इस तरह जब लड़कियां हैं, लड़कियों को कहा कि आप कोई लेन देन करें, कुछ चीज़ें ख़रीदें, चीज़ें मामलात करें, शॉपिंग करें, जो भी चीज़ें, तो उससे उनको पता लगेगा कि इसके अंदर अगर ये फजूल खर्ची करती है, गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदती है, ये सारे मामलात करती है, तो उस सिचुएशन में आपको पता लग जाएगा कि ये खातून जो है मैच्योर नहीं है, ठीक है, इसको भी पैसे देंगे तो ये ज़ाया कर देगी। तो ये एक माली एतबार से उन्होंने इसको किया था।
तो ये ख़ानदान की रहनुमाई है, तो इसमें भी सेम एज़ इट इज़ मैच्योरिटी चाहिए, खाली बालिग होना ज़रूरी नहीं है, उसको पता हो कि भाई खावंद के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें कैसे डील करनी है। अब बात आ गई सिलेक्शन ऑफ स्पाउस की, कि आपने बच्चियों को कैसे जज करना है। अब उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमारे यहाँ जब भी होता है कि कोई भी रिश्ता होता है तो हम बच्चियों को साथ लेके जाते हैं, कोई शॉपिंग करानी है, चीज़ें करानी है, तो वहाँ पे आप उसको कोई शॉपिंग कराने के लिए, कोई 7 चीज़ों के लिए आप लेके जाएं। नहीं, वो शॉपिंग कराने का फेज़ तो तब आता है ना जब आप रिश्ता तय हो चुका होता है। रिश्ता अभी हुआ ही नहीं है, अभी हाँ। तो देख रहे हैं, उससे पहले तो शॉपिंग नहीं होती ना। नहीं, अब नहीं होती, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें चेक करनी है तो फिर उस सिचुएशन में आपको एक तरह का, जिस तरह हम कहते हैं ना लड़के को बाहर निकाल के आप सेपरेट मिलें, तो आप इसी तरीके से जो घर की ख़वातीन हैं उनको उस बच्ची को कहें कि जी हमने आपके साथ जाना है, तो ये हम चाह रहे हैं कि आपको गिफ्ट करें। बेशक वो अभी रिश्ता नहीं हुआ, सारी सिचुएशन नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आपकी इंगेजमेंट होती है, ये सारी चीज़ें, ये टाइम पीरियड होता है कि आपने, अगर आपको जज क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आप इंगेजमेंट कर लें, ठीक है। इंगेजमेंट के दौरान आप चीज़ें देख लें कि भाई वो कैसे डील कर रही है चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। उस इंगेजमेंट में जो है आप डिसीजन कर लें। अगर आपको फिल वक्त आपका, क्योंकि ख़वातीन का मामला थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, उनकी डीलिंग आपका ये होता है। फिर दूसरा ये होता है कि बाज़ चीज़ें जो आप, जैसे आपने कहा कि जब आप मुलाकात करते हैं, ख़वातीन एक दूसरे से गपशप करती हैं, मुलाकातें होती हैं, तो उनका उठना बैठना, वो खाना कैसे बना रही है, कैसे ट्रीट कर रही है, इससे आपको उनको चीज़ों का पता लग जाता है कि भाई वो खाना खाते हुए, जब आप मिल के खाना खाएंगे, कोई चीज़ खाएंगे, चाय पियेंगे, जो भी, तो वो किस एक दूसरे का ख्याल रख रही है या कर रही है, उठ रही है, बैठ रही है, बच्चों के साथ वो कैसे ट्रीट कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उसने अपनी वालदा के साथ उसका कैसे ट्रीटमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसने घर में रहना है मैक्सिमम, तो जैसे वो अपने माँ के साथ, अपनी जो है बहनों के साथ ट्रीट कर रही है, उसी तरीके से 19-20 वो आपकी वालदा के साथ ट्रीटमेंट करेगी, ठीक है। फिर ये चीज़ें, फिर वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसको ज़्यादा कोई तस्वीरें बनाना, कोई वीडियो रील चढ़ाना कि मेरी ऐसी तस्वीर बने, ये हो, इस तरह की इमेच्योर हरकतें तो नहीं वो कर रही। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि बच्चियों को कि वो अभी मैच्योर नहीं हुई, उसको मैच्योर करने की ज़रूरत है, कि भाई अभी दिमागी तौर पे वो अभी बच्ची है, वो एक घर नहीं संभाल सकेगी। वो जब तक वो सारी चीज़ें, वो हर टाइम जो फजूल इन बातों पे लड़ती रहेगी कि मेरे साथ सेल्फी नहीं ली, मेरे साथ रील नहीं बनवाई, ठीक है, तो वो अगर वो इस सिचुएशन में, तो वो तो आपका ख़ानदान तबाह हो जाएगा, वो उसने आपकी फैमिली चलानी नहीं है। तो ये चीज़ें आप मौजूदा दौर में, मज़ीद ये है कि आपका उसका सोशल मीडिया अकाउंट होता है, ठीक है, बाज़ दफ़ा लॉक होते हैं, वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप जो बच्चियाँ हैं वो बच्चियों के साथ शेयर कर सकती हैं कि आप गपशप में कि जी आप बताएं मेरा ये अकाउंट है, आप भी ये अकाउंट है, तो उससे आपको उनकी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। आप अपना नंबर शेयर करें, वो आप स्टेटस अगर कोई ऐसा लगाती हैं तो आपको उससे आइडिया हो जाता है। तो आजकल तो आपके पास मीडिया के ज़रिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप चेक कर सकते हैं ख़वातीन बच्चियों को। सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी सारी पर्सनैलिटी बता देती है, आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है। अब देखें ना, बहुत सारी, अब देखें ये भी एक पॉजिटिव सिंगल है। इस दौर के अंदर अगर कोई बच्ची प्रॉपर्ली अपना सोशल मीडिया अकाउंट हर चीज़ उस पर एक्टिवेट नहीं कर रही, इसका मतलब है वो मैच्योर है, समझदार है, सेंसिबल है। तो ये सिंबल्स हैं कुछ, ठीक है, कि वो आपने उसके साथ कैसे डीलिंग करनी है, चीज़ें करनी है, तो ये शादी करते हुए सारी चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अभी हम जो जिस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ गुजारने के लिए। जी ऐसे ही, अगर आपने यहाँ पर गलती कर ली तो इसका खमियाजा आप सारी ज़िंदगी भुगतेंगे, पूरा ख़ानदान भुगतेगा, खाली आप दो नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, आगे उनकी फिर आगे औलाद, पूरी फैमिली जो है ना वो सफ़र करेगी, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ स्पाउस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जब हम आए सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के ऊपर, तो उसमें जो आजकल के दौर में जो मेटलिस्टिक दौर है, इसमें जो प्राइम फोकस होता है वो दो ही चीज़ें होती हैं, या उसका माल होता है या उसका हुस्न जमाल होता है, ऐसे ही, ठीक है। तो फिर हमने बात की कि दीन इसके बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है। तो दीन ना ही हुस्न जमाल से मना करता है, ना ही माल से मना करता है, ना ही उसके नस्ब और ख़ानदान से मना करता है। ये तीनों चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन एक चौथी चीज़ है उसकी दीनदारी, उसका दीन उसकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखता है, ठीक है।
तो दीन ने हमें क्या कहा कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो दीन होनी चाहिए। जो पहला फ़िल्टर हमने लगाना है सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के अंदर, वो हमने ये लगाना है कि दीन इसकी लाइफ के अंदर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तो दीन सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। उसमें भी हम उसमें जमाल भी देख सकते हैं, उसका माल भी देख सकते हैं, दे सकते हैं, उसका नसब भी देख सकते हैं। लेकिन अगर दीन नहीं है शामिल उसके अंदर तो हम सेकंड फेज़ में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी हायरार्की होनी चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर जब हमने इसके ऊपर बात की, फिर हमने कहा अब ये दीन को हम कैसे चेक करेंगे, दीनदारी को कैसे मेजर करेंगे इस दौर के अंदर। तो उस पर फिर हमने ये देखा कि हमने, क्योंकि वो जो कौल आपने बयान किया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कि एक शख्स के बारे में कि वो कितना ईमानदार, कितना दयानतदार है, वो गवाही के काबिल है कि नहीं है, कि वो 3 एट्रीब्यूट उसके बताए। यानी गवाही वो उसको जानने के हवाले से कि वो जानता भी है कि नहीं। हाँ। यानी आपने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसकी क्या कैटेगरी है, तो आप जिस बंदे से पूछें वो ये इन 3 कैटेगरी में होगा। 3 कैटेगरीज में होगा। हाँ। ठीक है, या तो उसके साथ आपने सफ़र किया हो, या आपने उसके साथ जो है लेन देन किया हो, या आप उसके पड़ोसी हो, या ठीक है। एक चौथी चीज़ के अंदर आती है कि या आपने उसके साथ खाना खाया हो, ठीक है ना, कुछ उम्मीद में ये भी आती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना वो पूरा स्कैन हो जाती है, पूरी स्कैन हो जाती है कि जब वो सफ़र के अंदर है तो वो मुश्किलात में है, मुश्किल में, अब उसकी डीलिंग कैसे है। जब वो कंफर्ट में था, एक ड्राइविंग में बैठा हो तो डीलिंग तो और है, लेकिन जब वो एक सफ़र के अंदर है, मुश्किलात में है, उस वक्त उसका रवैया कैसा है, उसकी प्रायोरिटी वो खुद उसकी अपनी ज़ात है या वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, इसी तरह जब आप उसके साथ लेन देन करते हैं तो वो कितना ईमानदार है, जो कमिटमेंट है उसके वो उसका पास करता है या नहीं करता है, ईमानदारी उसके अंदर कितनी है। ठीक है, फिर जो उसके पड़ोसी हैं, अगेन इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो इतना सेल्फिश है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या उसे इर्द गिर्द अपने पड़ोसियों का भी ख्याल है, क्या उसके पड़ोसी से तो उससे तंग नहीं है, ठीक है ना, वो उनको इज़ा तो नहीं पहुँचा रहा, उनके साथ मामला डीलिंग क्या है उनके। जो बंदा भी नॉन सोशल होगा ना जी, वो कभी भी अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकता। वो उसके साथ वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ऑब्वियसली अपनी ना बेगम की ख्वाहिशात या बेगम की कोई जायज़ मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो उसको कभी भी नहीं कंसिडर करेगा, वो सिर्फ अपने दायरे में घूमता रहेगा। इसी तरह ये, और इसी तरह फिर जो है ना, जब ये चीज़ें इन सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो, और इसके साथ फिर हम उसके साथ कन्वर्सेशन करेंगे जब रिश्ता करने से पहले। अब उस कन्वर्सेशन में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके घर का माहौल देखेंगे, उनका लिबास देखेंगे, और फिर उस डिस्कशन के अंदर आपको आइडिया होगा कि दीन इसकी प्रायोरिटी में कितना है, इसका विज़न क्या है उसका। फिर ये चीज़ एक और एंगल हमने इसके अंदर देखा कि उसके अंदर मैच्योरिटी कितनी है, ठीक है ना, कि वो इतना मैच्योर है कि वो हेड ऑफ द फैमिली बन सकता है। वो अगर मियाँ बीवी में कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है या बन सकता है या बन सकती है कि अगर उनका, असल में मैं एम्फसाइज हस्बैंड को इसलिए कर रहा हूँ कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इन्हीं के बाद में अगर कोई मियाँ बीवी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर आप दूसरे एंगल से देखें जो पेरेंटिंग के हवाले से, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की है, तरबियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा औरत की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसकी है। हाँ, तो इसलिए जब आपने चीज़ों को देखना है दोनों को, तो फिर वहाँ पे भी आपने इस चीज़ को मैटर करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर राइट, इसके पास कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इधर जो देखना है कि इसके अंदर जो है वो तरबियत करना, लोगों से डीलिंग करना, लोगों के साथ मामलात करना, वो कैसा है, ठीक है। हाँ। उसका रवैया, इखलाक, वो सारे मामलात कैसे हैं, क्योंकि ख़वातीन के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तभी वो अपने बच्चों के साथ तरबियत कर अच्छी। ऑब्वियसली 80% रोल जो है बच्चों की तरबियत के अंदर, माइंड सेट आपका यही है कि ये आप हेड ऑफ द हाउस ला रहे हैं, और इधर माइंड सेट ये है कि हम घर के लिए माल आ रहे हैं। तो मतलब यही तो सबसे इसकी ब्यूटी है ना कि हमने प्रायोरिटीज़ में अगर हमने ये सोचा कि हम एक जो लड़का है वो ये अगर सोच के रिश्ता करता है कि मैं अपनी बीवी ला रहा हूँ, तो उसका सोचने का एंगल और हो जाएगा। अगर वो ये सोचेगा कि मैंने अपने बच्चों की माँ लानी है, वो खातून लानी है जिसने कल को मेरे बच्चों की तरबियत करनी है, तो उसके सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, देखने का अंदाज चेंज हो जाएगा, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, ठीक है। तो अगर इस सोच से हम करेंगे तो हम आगे जो है ना हमारा जो फैमिली लाइफ है हमारी जो, ठीक है ना, वो हमारी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमने इसके ऊपर कंक्लूड की हैं। इसमें आखिरी पॉइंट एक रहता है कि अभी तो हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ स्पाउस की। फ़र्ज़ किया एक शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है, मियाँ बीवी है, शादी उनकी हो चुकी है,
तो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के ऊपर उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, उसके पहले ये चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, लेकिन अब उनके अंदर ये अवेयरनेस आई है। अब आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं, तनाज़ात हैं, मसाइल हैं, झगड़े हैं मियाँ बीवी के आपस में, ठीक है। तो अब वो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के पीरियड से तो गुजर गए हैं, ठीक है। तो अभी भी कोई इसके अंदर कोई रूम है कि वो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, जो कमियां रह गई हैं उन चीज़ों को ओवरकम कर सकें। तो इसके अंदर जो है वो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, वो क्या एक्शंस हैं, ठीक है ना, जो परफॉर्म करने से जो उनका रिलेशनशिप जो डिस्टर्ब्ड है वो स्मूथ हो सके। अब इसमें ना जो सबसे चीज़ हमने देखें पीछे पूरी डिस्कशन में हमने जो बात की है, जो मेन पिलर है वो आपका दीन है। तो असूली तौर पे अगर जब शादी हो जाए, अब हो गई है, अब जिस तरह भी उन्होंने कोई सिलेक्शन नहीं की, बस एक एफएज़ किसी को मोहब्बत होगी किसी के साथ, बस उसने शादी कर ली, ठीक है। अब शादी करने के बाद में अब उनको एहसास हो रहा है कि जी हम तो वालिदैन हैं, हमने आगे तरबियत करनी है, हमें चीज़ें करनी है। जिस टाइम बंदे को रियलाइज़ हो जाए कि मैं जो हूँ फ़लाँ शय हूँ, ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो जो बंदे भी उसके इर्द गिर्द हैं, जिन लोगों को ये अवेयरनेस है, चीज़ें हैं, पहले तो उन दोनों को रियलाइज़ करवाएं कि आप दोनों का क्या हुआ है। आप दोनों की शादी जो अब हो गई है, अब आप दोनों आगे वालिदैन बनने जा रहे हैं। अब उनके अंदर या वालिदैन बन चुके हैं, वालिदैन बन चुके हैं या वालिदैन बनने चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आज हम बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी फ़लाँ मेरा बच्चा है वो बात नहीं मानता, फ़लाँ जो है वो चीज़ें वो नहीं करती। तो उसके लिए पेरेंटिंग के कुछ कोर्सेज़ हैं, लोग उसको रेफ़र करते हैं कि आप इनको सुन लें, ये पेरेंटिंग कर लें, ये स्टेप्स कर लें, आपका बच्चा आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। एक तो होता है कि पहले एक तरीक़ेकार जो एहसन तरीका ये होता है कि आप चीज़ को पहले समझें, सीखें और फिर उसको करें, ठीक है। अब एक आपके ऊपर सिर पे पड़ गई, जिम्मेदारी पड़ गई है, अब इसको आपने करना है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपके पास करंट प्रॉब्लम होगी आप उसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के लिए उसका इल्म हासिल करेंगे। वो इल्म आप कहाँ से हासिल करते हैं? हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती हैं कि जो पहले शादीशुदा जोड़े हैं, ठीक है, हम उनसे पूछते हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यहाँ पे भी हम से यही रहनुमाई देंगे कि जब शादी हो गई है, आपने स्पाउस सिलेक्शन में कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, अब कोशिश करें कि अब कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो से भी ज़रिए भी उन कपल्स को जिनकी शादियां हो गई हैं, आगे बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी उनके आपस में ताल्लुक़ ठीक नहीं है, तो उनको चाहिए कि आप दीन को पढ़ें, बहकाज, यानी दीन आपका पिलर है। आप हकूक़ पढ़ें, मैं कौन से हकूक़ हैं वो जो पूरे कर रहा हूँ, मैं मेरे ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं वो पढ़ें, ठीक है, मैं वो पूरे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो किसी बाअमल बाशख्स से पढ़ें, हदीस हैं, कुरान पाक की आयात हैं, चीज़ें हैं, वो आपको बहुत सारी बुकलेट्स मिल जाती हैं। फिर अगर किसी का किताबों का रुझान नहीं है तो आजकल तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अच्छे स्कॉलर्स को सुनें जो कि सिर्फ वन साइडेड बात नहीं करते। बाद हमारे स्कॉलर्स हैं वो सिर्फ मर्द की सारी चीज़ें बताते रहते हैं, मर्द के फ़ज़ाइल, क्योंकि जो वो मर्द खुद हैं तो वो बयान करते रहते हैं। इस तरह कुछ ख़वातीन हैं हमारी स्कॉलर्स हैं, वो सिर्फ ख़वातीन की बताती रहेंगी, ठीक है। और फिर वो जो ओवरऑल हमारा जो एक तरफ मीडिया का भी मसाइल हैं कि वो भी जो है ख़वातीन के हकूक़ वाली जो तहरीकें हैं, वो सिर्फ सारे वो पॉइंट उठाते हैं जो सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ हैं। तो मैंने इसलिए फ़ोकस किया कि दोनों को सेपरेटली बाइस्ड हुए बगैर आप सिर्फ फ़राइज़ पढ़ें कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वालिद बनने की ज़िम्मेदारी क्या है, माँ बनने की ज़िम्मेदारी क्या है, मियाँ बीवी होने के ताल्लुक़ की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो पढ़ें। और जहाँ आप गलती कर रहे हैं अपने पार्टनर से वहाँ पे माफ़ी मांगें और उसको ना करने का अहदा करें। ये आप जब दो पार्टनर अपना कोई बंदा गलती कर रहा हो, वो अपने एक्सक्यूज़ कर ले कि भाई मेरे से गलती हुई है, तो ऑटोमेटिकली आप आधी जंग जीत जाते हैं। वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप जब दोनों लड़ रहे हैं ना यहाँ से, ठीक है, एक बंदा कहता है अच्छा मैं माजरत करता हूँ मेरे से ये गलती होगी, तो अगला बंदा खुद डाउन होके आपके बराबर आ जाएगा, आपका वो कन्फ्लिक्ट वहीं ज़ीरो हो जाएगा। लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ ये होती है कि हर बंदा अपने पॉइंट पे जड़ा रहे कि मैं जो कह रहा हूँ बस सही कह रहा हूँ। बाज़ दफ़ा आप राइट पे भी हों तो आप खामोश हो जाए, ठीक है। तो ये बातें आपको कौन सिखाएगा? ये दीन सिखाएगा। तो अच्छी सोबत अपना लें, ये मैसेज है कि उन लोगों को जहाँ पे अच्छी फैमिलीज़ बैठती हैं,
उन सोबत को अपना लें। यानी आपके पास अवेलेबल नहीं है, अब यानी कि आपने स्पोर्ट्स की सिलेक्शन नहीं की, अब उन फैमिलीज़ के साथ बैठे जिनको घर आपको लगता है कि ये बहुत जन्नत का नमूना है, यार हमारे घर भी लाइफ ऐसी हो जाए, उनके साथ माहौल है, पुरसुकून माहौल है, बच्चे एक दूसरे के एहतराम करते हैं, वो बच्चों का एहतराम करते हैं, उठना बैठना है, उन फैमिलीज़ के साथ आना जाना अपना कर लें। जब आप उस माहौल में रहेंगे, आप भी देख देख के अपनी आदतों को बदलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो जो इब्तिदा में जो नए नौजवान साथियों के अलावा जो थे वो बड़ी एज के थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 40 ईयर के थे, फिर इस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक थे, वो भी बड़ी एज के थे। तो ये जो बड़ी एज के थे उन्होंने आया तो अब उनकी तरबियत तो उसी लहजे में हुई हुई है ना, जो दौरे जहालियत में चलते आई हैं उसी लिए, लेकिन उन्होंने उस सोबत को अपना लिया जिससे वो सहाबी बने, और ऑटोमेटिकली वो जहाँ एक अरब के उजट और बदतमीज़ लोग थे, अब वो इखलाक के आला नमूने पे पहुँच गए। ठीक है, तो वही हमें सीरत यहाँ पे मिलती है कि अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिली, आप नहीं कर सके, आप शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, अब उन फैमिलीज़ के साथ रिलेशन बनाएं, आप अपने माहौल को वहाँ से एडजस्ट करें, उनसे सीख लें। ठीक है, एक वो माहौल है, फिर ख़ुद इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, फिर आप उन चीज़ों में करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ख़ुद समझते रहेंगे हम यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, इनको दुरुस्त करते जाएँ और मादरत करते जाएँ, एक स्टेप अगले बंदे को अप्रिशिएट करते जाएँ जो वो हकूक़ अदा करता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कन्फ्लिक्ट थे, जो परेशानियाँ थी, वो ख़त्म होगी। ये सब कुछ किससे हुआ कि जो दीन आपके दिन से ज़िंदगी से निकला हुआ था वो आपने वापस डाल दिया, तो वो सब सारे मसाइल के बावजूद बाहर आ गई। अगर किसी का फाइनेंशियली मिसाल के तौर पे मर्द अच्छा कमा नहीं रहा, ठीक है, अगर आपने दीन शामिल कर दिया तो फिर औरत और मर्द मिलकर ख्वाहिशशारी करेंगे कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम ये है, इतनी हमारी इनकम आ रही है, हम ख्वाहिशशारी करते हैं कि भाई इसके अंदर ही हमने बजट बनाना है। ठीक है, अगर मज़ीद ज़रूरत है, मिसाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, चीज़ें हैं, तो फिर उसके लिए प्लानिंग करें कि आप औरत जो है पढ़ा सकती है तो वो कोई पढ़ा ले, ट्यूशन कर ले, आजकल ऑनलाइन जॉब्स हैं, चीज़ें हैं, यानी मिल के म्यूचुअली प्लान कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ माल का आपके पास सलूशन है, लेकिन ये तब होगा जब आप एक दूसरे की जज्बात को, अपने मसाइल को समझेंगे। ठीक है, जब बॉन्डिंग करेंगे। अब बाज़ औरतें होती हैं, उनको शौक़ होता है कि हमने काम करना है, ठीक है, काम करें, तो उस पर मर्द जो होता है बिल्कुल होता है ठीक है जी, जो मर्ज़ी करो, लेकिन मेरे घर का निज़ाम जो है ना ख़राब नहीं होना चाहिए। वो आपको एक ज़रे का सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, कि भाई मैं जब गा रहा हूँ तो मुझे खाना मिलना चाहिए, मैं जब गा रहा हूँ तो मुझे फलां चीज़ें मेरी रेडी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि इधर से वो मेहनत भी कर रही है, पैसा भी कमा के ला रही है, घर में ला रही है, लेकिन घर में आके उसको फिर भी सुकून नहीं है। अब इस सब का जो है ना भार, वो किसको पड़ता है? बच्चों को। वो सफ़र कर रहे हैं, वो दोनों जो हैं फिर अपना जो गुस्सा, जो सारी चीज़ें, टेंशन वो बच्चों पे डालेंगे, वो करेंगे। अगर अभी बच्चे नहीं हैं तो फिर वो एक दूसरे से लड़ेंगे। ठीक है, एक दूसरे पे, या फिर वो बहन भाई जिनके ऊपर उनका जोर चढ़ता है, इनको बातें सुना लेते हैं, तो अक्सर औकात उन पे चढ़ाई हो जाती है। तो ये यानी हम माशरे के अंदर हमारे ओवरऑल ये सिचुएशन है कि किसी भी कोई टेंशन परेशानी, हम वो बंदा ढूंढते हैं जो उनके आगे बोल नहीं सकता और अपना सारा गुस्सा हम उधर निकाल देते हैं। यही डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारा कुछ मसाइल यही है कि हमने दीन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला। इसको वापस डालें, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो। जी ऐसा ही है, क्योंकि ये तो हमारा, हम इसी के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं कि जब तक दीन हमारी प्रायोरिटी नहीं होगा, दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं डालेंगे, जी ऐसे, तब तक हम जो मर्ज़ी कर लें, हम इन मसाइल से नहीं निकल सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और दूसरा 2-3 चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगा कि अब चूँकि देखें, जब ऑलरेडी एक स्पाउस हैं, ठीक है, मियाँ बीवी हैं, वो अगर दीन उनकी प्रायोरिटीज़ में उस तरह नहीं है, मतलब उनकी तरबियत उस माहौल में नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, मैं उनको कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि जिस माहौल में तरबियत होगी वो ऐसे ही है, उसी तरह ही होंगी। ऐसे ही। तो अभी ये है कि इसके ऊपर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दीन सीखना पड़ेगा, जिस आपने बात की, दीनी माहौल में जाना पड़ेगा, ऐसी कंपनीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जहाँ पर पॉजिटिव है, जहाँ पर खैर है, ठीक है, जो चीज़ें वो चाह रहे हैं, जहाँ वो देखें उस कंपनी में वो बैठना शुरू कर दें। दूसरी 2-3 छोटी टटिप्स ये हैं कि मियाँ बीवी में आपस में जो कन्फ्लिक्ट आते हैं ना, वो आजकल की सोसाइटी के अंदर वो 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह तो यही है कि दीन से दूरी है, ठीक है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि फाइनेंशियली स्ट्रेस होता है, ठीक है। जब फाइनेंशियली बंदा
तंग होता है तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। सरफेस लेवल के ऊपर चीज़ें और होती हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट का टॉपिक कुछ और होता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर असल में वजह वो फाइनलिस्टली तंग होते हैं, ठीक है ना, मुआशी तंगी होती है। और तीसरी चीज़ ये है जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, फैंटेसाइज किया होता है कि हमारी शादीशुदा लाइफ ऐसी होगी, ऐसी रोमांटिक लाइफ होगी, ये होगा, वो होगा, आउटिंग होगी, डिनर्स होंगे, इस तरह का माहौल होगा, ऐसा रिलेशन होगा, वो सारी लाइफ फैंटेसाइज की होती है। अब जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो वो सब कुछ उसके बरक्स होता है, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्टर्स मिल के जो है ना वो एक हमारी जो फैमिली लाइफ है, ठीक है ना, मैरिड लाइफ है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, जो आपने शुरू बात की, सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मसाइल हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें मियाँ बीवी को आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे मसाइल मियाँ बीवी के दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है। बीवी अपने तौर पर ठीक सोच रही हो, शोहर अपने तौर पर ठीक सोच रहा हो, लेकिन उनके दरमियान बैठ के कम्युनिकेशन नहीं होती। वो सिर्फ शोहर का जो काम है बीवी से उसने वो कराना है, उसका ख्याल, उसकी केयर सारे करना है, बीवी को जो शोहर से काम है उसने वो से ले लेना है, लेकिन एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अकेले बैठ के कन्वर्सेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है, जिसमें कोई घर के मूड डिस्कस ना हो रहे हों, एक जनरल डिस्कशन हो रही है आपस के अंदर। जब ये कम्युनिकेशन नहीं होती, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, उसकी वजह से आप क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जब शेयरिंग नहीं होती तो आप आपस में हमांग नहीं होते, सिंक नहीं होते। जब सिंक नहीं होते एक दूसरे को, आप मुकम्मल तौर पर उसके एहसासात, उसकी सोच को जानते नहीं हैं, तो फिर उसकी जो डीलिंग है ना वो आपकी डिफरेंट होती है। जब आप एक दूसरे को जान जाएंगे तो वो आपकी डीलिंग इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट इससे रिजॉल्व हो जाते हैं जस्ट फॉर कम्युनिकेशन से। हाँ जी, ऐसे ही आप कम्युनिकेट करें, कुछ वक्त निकालें, अगर डेली नहीं निकाल सकते तो वीक में एक दिन ऐसा निकालें जिसमें आप अकेले बैठे हों और जस्ट आपस में आप कम्युनिकेट कर रहे हों। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़, चाहे वो मियाँ है चाहे बीवी है, जो चीज़ वो चाहता है ना, अगर शोहर है वो चाहता है कि बीवी मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी बात माने, जो वो चाहता है वो चीज़ वो देना शुरू कर दे। अगर वो चाहता है बीवी मेरी रिस्पेक्ट करे तो वो रिस्पेक्ट मांगने की बजाय वो बीवी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। सेम मामला बच्चों के साथ भी होता है। अगर आप चाहते हैं बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें तो बच्चों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे। जो चीज़ आप दे ना रहे हों और एक्सपेक्ट करें कि वो दूसरा शख्स आपको वो दे, तो ये मेरा ख्याल है नाजायज़ भी है और नामुनासिब भी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए आप रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, आपको केयर चाहिए आप केयर करना शुरू कर दें, ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप देना शुरू कर दें। हाँ जी। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना मियाँ बीवी, तो वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों एक जैसे। उनमें डिफरेंस होता है, दोनों की नेचर में फ़र्क होता है, ठीक है, इवन उनके कुछ चीज़ें जीन्स में होती हैं, जेनेटिक होती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। तो वो चीज़ें जो इंसान की बेसिक नेचर के अंदर है ना, उस माहौल की वजह से किसी वजह से हैं, उसको बदलने की कोशिश ना करें। ऐसे ही। अगर बीवी की कोई ऐसी नेचर है उसकी, ठीक है ना, उसकी नेचर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जो शोहर को पसंद नहीं है, और वो कहता है कि नहीं तुम इसको बदलो क्योंकि चूंकि ये मुझे पसंद नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली नहीं जा सकती, ऐसे ही। वो चीज़ें उसके मिजाज का ऐसा है, बेसिक शख्सियत का ऐसा है, तो उसमें उसको थोड़ा बहुत उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा कि भाई ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये इसकी नेचर का ऐसा है तो मैंने उसको इग्नोर करना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। इसी तरह बीवी शोहर को देखे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इग्नोर करनी है। हाँ, कुछ हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बदली जा सकती हैं, तो उसके ऊपर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कम्युनिकेशन के साथ एक दूसरे को समझा के जनरल डिस्कशन में कर लें। मिसाल डिस्कशन में आप उसको अगर आपने कोई एट्रीब्यूट चेंज करना है, आप उसको इन जनरल डिस्कशन करें कि मिसाल तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से दीन क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, एक आप डिस्कशन करें। आप जब डिस्कशन ओपिनियन लेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो वो सारे पॉइंट जो वो कर रहे होंगे उनके सामने आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो हो सकता है खुद भी कह दे कि तुम मेरे लिए कर रहे हैं, मैं तो गलती कर रही थी, अब ये ठीक कर लेते। और तीसरी चीज़ ये है कि आप मियाँ बीवी अपने मैटर्स में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे मसाइल की जड़ ये भी है कि बीवी जो है घर में छोटा मोटा मैटर होता है, उसकी पहली कॉल जाती है अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी किसी दोस्त को, किसी सहेली को कि ये मसला हो गया है, और वो उसको वहाँ से बैठ के गाइड करते हैं और वो उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसको डील करती है। ऐसे ही। इसी तरह हस्बैंड है, उनको घर में कोई मसला कोई आ गया, कन्फ्लिक्ट आ गया, उसने किसी दोस्तों में बैठ कर, किसी और जगह बैठ कर वहाँ से मशवरा लिया और वो जाके अप्लाई कर दिया।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, वो हल करने की कोशिश कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रही है, वो किसी ऐसे बंदे से रहनुमाई लेता है। वो उसका उनके वालिदैन भी हो सकते हैं, उनके साथीज़ा हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है। दैट इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, कि अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आपको रहनुमाई चाहिए और आपको यकीन है जिस शख्स से आप मशवरा ले रहे हैं वो आपकी इस बात को राज रखेगा और एक्सप्लॉइट नहीं करेगा आपको, और वो ईमानदारी के साथ मशवरा देगा आपको, इसका यकीन है, तो वहाँ से आपको रहनुमाई आप ले सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के अंदर अगेन उसके अंदर सिर्फ रहनुमाई है, इंटरफेरेंस फिर भी नहीं। अभी उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर आपने शोहर है, अपनी बीवी का पर्दा रखना है, बीवी है उसका शोहर का रखना है, तो आप उसको इन जनरल केस बना के किसी के सामने जिससे रहनुमाई लेनी है, वो तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, कैसे प्रेजेंट करते हैं आप उस तरह ले लें, ताकि आपकी जो जोजा है या आपकी खामिंद है उसकी पर्दादारी भी रह जाए और आपकी बात बाहर भी ना जाए और आपको रहनुमाई भी मिल जाए। लेकिन अगेन ये भी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, आप रहनुमाई ले किससे रहे। अगर आप हर दूसरे बंदे से रहनुमाई ले रहे होंगे तो आप खुद भी बर्बाद होंगे और अपनी फैमिली को बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर सोल्यूशन ये है कि जो बात आपने अपनी माँ को कहनी है या जो बात आपने किसी दोस्त को कहनी है, वो बात आप मियाँ बीवी बैठ के खुद करें। फर्स्ट करिए कि भाई अगर आपको जहाँ लग रहा है ना फटा है, आप बैठो, अच्छा जो बात है कहो। एक बंदा खूब फुल यानी घर का सरबराह मर्द है ना, तो उसको चाहिए कि वो पहल करे कि अच्छा मैं माजरत करता हूँ, जो मेरे से गलतियाँ हुई, आप बैठें, जो आपके दिल में आज बात कर दें। जब वो खुल के सारी बातें कर देगी, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उम्मीद है कि जब आपकी शेयरिंग होगी, जो आपने किसी और को कहनी थी वो आपने डायरेक्टली एक दूसरे को कह दी, एक तो उससे कॉन्फिडेंस होगा कि ये जो मैंने बातें करनी है कभी किसी को नहीं करनी, मेरा खामिन मेरी बातें सुन लेता है या मेरी बीवी है मेरी बातें सुन लेती है। ठीक है, उसको ये बात। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर औकात जो मर्द हज़रात हैं वो अगर अपने दोस्तों में कहेंगे जी मेरी बेगम को मेरी बातें नहीं समझ आती। ठीक है, यानी हम पहले दिन से ये सोच लेते हैं कि ये जो है ना इसका दिमाग कम है, इसको मेरी बातें नहीं समझ आ सकती। ठीक है, मैंने अगर इसको कोई फाइनेंशियली मैटर बता दी है कि भाई मेरा ख़र्चा सैलरी इतनी है, तो ये जो है वो गैर ज़रूरी जो है मामलात शुरू कर देगी और वो चीज़ें कर लेगी। यानी कि हमारा ये मैटर, उसमें हम उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं देते कि यार ये मेरा पार्टनर है। पार्टनर का मतलब ये लाइफ पार्टनर है आपका। आप जब ऑफिस के अंदर बिजनेस का कोई पार्टनर होता है, उससे आप एक एक रुपया शेयर करते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ आप उसके साथ शेयर करते हैं। अगर मिसाल तौर पे एक डिसीजन भी लेना है तो आप दोनों मुशावरत करके करते हैं। ठीक है, अगर कोई डिसीजन कर ले तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। पार्टनरशिप तब टूटती है कि एक बंदे ने फैसला कर लिया और दूसरा कहे मैं नहीं मानता इसको, तब आपकी पार्टनरशिप में दरार आती हैं, चीज़ें आती हैं। ये वही सेम फार्मूला इधर भी है, जहाँ हम बिजनेस के लिए वो सारे मामलात करते हैं, यार हमारी पार्टनरशिप फ़ायदा हो रहा है ना, वहाँ पैसे आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है यार इसने कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, हम चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चों की तरबियत करनी है उस्मान है। अगर आप उसको वो सहूलत नहीं देंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, वो दिमाग उसको क्या कहते हैं रिलैक्स नहीं करेंगे, चीज़ों नहीं करेंगे, वो आपके साथ शेयरिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो जो गुस्सा है, वो चीज़ें हैं, वो उसके बच्चों पे आपका असरअंदाज होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। चलिए जी, आज का टॉपिक हमारा इस पर ख़त्म हुआ। तो कैमरे की तरफ देख के मैं ये कहूँगा कि हमने इस चीज़ का आगाज़ किया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ से, कि हमारी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेस लाइफ हमें नहीं गुजारनी चाहिए। सोसाइटी में हम लोग जिस तरह हमारी मेजॉरिटी हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लेस लाइफ गुजार रहे हैं, तो कैसे हमने उससे निकलना है, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है। और फिर जब हमने उस मकसद के ऊपर बात की तो फिर हम अगले फ़ेज़ के अंदर इंटर हुए। जब हमने अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा इंडिविजुअल भी है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव भी है। और ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, पूरी सोसाइटी के अंदर एक चेंज लाने के लिए या कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई नोबल काज हम लेते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। वो कंट्रीब्यूशन अगर हमने टुवर्ड सोसाइटी करनी है तो सोसाइटी के अंदर जो चेंज है उसका आगाज़ जो है वो आपके ख़ानदान से होता है, फैमिली यूनिट से होता है। जब हम फैमिली यूनिट के ऊपर आए तो फिर हमने इसके ऊपर बात की कि फैमिली का आगाज़ जो है ना वो वालिदैन से होता है। उसमें हमने मैरिज की बात की, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की, हमने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात की। और आज के सेशन में हमने कहा जब आप मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में बनता है तो सिलेक्शन स्पाउस कैसे होती है, दीन हमें इस बारे में क्या रहनुमाई करता है कि हमें स्पाउस के सिलेक्शन के बाद किन चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है और वो कैसे प्रैक्टिकल मुमकिन है। आज हमने इसके ऊपर बात की और ये सीरीज़ इंशाल्लाह आगे चल रही है। और
अगेन हमने इसके ऊपर भी बात की, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के ऊपर इतनी एफर्ट नहीं की, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, उसमें 2-3 मेन वजूहत क्या हैं और उनका सलूशन क्या है, उनका ज़ाला किस तरह हो सकता है। और ये सीरीज़ आज हम यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमारा हम शिफ्ट होंगे इसके अगले फ़ेज़ के ऊपर, वो है हमारा पेरेंटिंग के जो हमारे बच्चे हैं उनकी हमने पेरेंटिंग एक स्किल है, आज के दौर में ये सीखने की ज़रूरत है पेरेंटिंग, क्योंकि जिस स्पीड के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी जो है पिछले 20-25 साल में डेवलप हुई है और उसने पूरी जो सोसाइटी है उसका वैल्यू सिस्टम चेंज कर दिया है, लोगों की प्रायोरिटी बदल गई है, लोगों की अप्रोच बदल गई है, तो सारा वैल्यू सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो गया है। इस दौर के अंदर अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की जाए कि उनके अंदर वो सलाहियतें भी हों जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, बावकार ज़िंदगी गुजार सकें और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो और वो दीन के साथ भी जुड़े रहें। तो ये स्किल्स और ये एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर किस तरह पैदा करने हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन के ऊपर है। तो वालिदैन को ये स्किल सीखने की ज़रूरत है कि इस दौर के अंदर ये चीज़ें अपने बच्चों के अंदर कैसे पैदा करनी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।